तो एक सप्ताह के जो करंट अफेयर्स हैं उन पे चर्चा कर लेते हैं ना। 18 से 25 अक्टूबर 2024 प्रीलिम्स एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे डायमेंशंस को कवर करते हुए बात करेंगे ना। चलो, तो देखो पहला क्वेश्चन। हाल ही में औषधि विनियामक प्राधिकरणों का 19वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया है? जिसने भी पढ़ा है कोशिश करना आंसर देने की। अब देखो, ज्यादातर जो सम्मेलन होते हैं ना इस तरह के, खास करके जो नेशनल सम्मेलन है वो कुछ ही जगहों पर होते हैं। जैसे कि गुजरात में गांधीनगर में होंगे, दिल्ली में या नोएडा में मैक्सिमम जो होते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम तुक्का लगाएं, लेकिन हमें ये ध्यान होना चाहिए कि मैक्सिमम होते हैं। इसका आंसर क्या होगा? नई दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में हुआ था। अभी क्या है सम्मेलन, इसको समझ लो। क्या बोला मैंने? औषधि विनियामक प्राधिकरण अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। मतलब जो रेगुलेटर्स होते हैं, ड्रग रेगुलेटर्स, हर एक देश में एक ड्रग रेगुलेटर होता है जिसका काम होता है वहां पर बनने वाली दवाओं को विनियमित करना, रेगुलेशन करना। ठीक है, ड्रग कंट्रोलर अथॉरिटीज होती है, अपने यहाँ पर भी है। ठीक है, और उसका काम क्या होता है कि कोई भी जो दवाएं हैं उनको मार्केट में आने से पहले अप्रूवल देना। ठीक है, और उसके अलावा अगर कोई नकली दवाएं हैं या कुछ भी है तो उन सबको, उन पर ध्यान रखना। तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन क्यों होते हैं? ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अलग अलग तरह की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं अलग अलग संगठन, उनके आपस में एक दूसरे से साझा करना। ठीक है, और जो सबसे बेहतरीन चीज है उसको प्रस्तुत करना। तो अगर मान लो हमारे भारत में भी दवाइयां बन रही है, किसी और देश में दवाइयां बन रही है किसी में, तो वहां पर सब अलग अलग अथॉरिटीज काम कर रही है और वो अलग अलग तरीके अपनाती है। तो यहाँ इस तरह के जो आयोजन होते हैं उनसे क्या होता है, इनको साझा किया जाता है। तो किसने किया? केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ में मिलकर। विश्व स्वास्थ्य संगठन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा निकाय है जो स्वास्थ्य संबंधी मामलों को देखता है। जैसे महामारी घोषित करने का और ये सारे अधिकार भी किसके पास होते हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन के पास में होते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, याद रखना, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका मुख्यालय है। तो 2024 की थीम क्या रही? स्मार्ट विनियमन, सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उत्पाद प्रदान करना। स्मार्ट विनियमन में मतलब हम कह सकते हैं कि जितने भी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, जो भी टेक्निक का प्रयोग वो कर सकते हैं। कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हो सकते हैं या फिर मॉनिटरिंग के अंदर वो कुछ भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए और चीजों की गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका इस सम्मेलन के बारे में, याद रखना है। कहाँ हुआ ये? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या है क्वेश्चन? हाल ही में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? ब्रांड एम्बेसडर क्या होते हैं? कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति जो होता है उसको किसी ब्रांड के साथ में जोड़ दिया जाता है। देखो, आपने देखा होगा कि जो भी प्रोडक्ट मार्केट में होते हैं तो उनके एडवर्टाइजमेंट किसी बड़े व्यक्ति द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि हमेशा एक व्यक्ति जिसे लोग जानते हैं उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। रश्मिका मंदाना इसका आंसर होगा। रश्मिका मंदाना को आप सभी ने देखा होगा पुष्पा मूवी के अंदर। ठीक है, तो ये जो रश्मिका मंदाना है ये अभी हाल ही में चर्चा में भी रही थी, क्योंकि इनके साथ में कुछ गड़बड़ हुआ। हुआ ये था कि इनकी एक फोटो को डीप फेक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके और मतलब अश्लील फोटो बना करके और उसे यूट्यूब पर और बाकी जो प्लेटफॉर्म्स है उन पर फैला दिया गया था। ठीक है, तो ये उससे भुगत भोगी हुई, साइबर उत्पीड़न का इन्होंने अनुभव किया। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी की भी डीप फेक फोटो, मतलब आपका चेहरा हटा दिया जाए, ठीक है, किसी की नग्न तस्वीर बता दी जाए, तो कितना बदनामी वाला और सारी चीजें हो जाती है और व्यक्ति के लिए उसको सहन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ना, उसके साथ साथ ये खतरे बढ़ते जा रहे हैं। खासकर एआई का जमाना जब आ गया है, तो यहाँ पर आज आप देख सकते हो एआई क्या कर सकती है। कोई भी वीडियो बनाया जा सकता है, कोई भी ऑडियो जनरेट किया जा सकता है, तो वो आपने जो किया ही नहीं या कहा ही नहीं वो चीज भी मार्केट में आ सकती है। तो इसीलिए सरकार चाहती है कि लोग जागरूक हो, और इसीलिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। इसीलिए हमने I4C बोला, क्योंकि 4C है यहाँ पर। ठीक है, तो I4C इसीलिए बोला हमने। तो इसके द्वारा इसको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। डीप फेक क्या होता है? डीप फेक में क्या होता है कि अध्यारोपित किया जाता है चेहरा और आवाज दोनों, ऑडियो विजुअल्स बनाने के लिए, और लगता है कि वो बिल्कुल सेम टू सेम ओरिजिनल है। ठीक है, मतलब इतना ज्यादा तरीके से उसको इम्पोज कर दिया जाता है कि वो हमको फेक लगता ही नहीं है, ओरिजिनल लगता है। साइबर बुलिंग का मतलब क्या है? साइबर बुलिंग का मतलब होता है ऑनलाइन माध्यम का प्रयोग करके किसी भी व्यक्ति या को परेशान करना, टीज करना, इस तरह की घटना।
हाँ, ब्लैकमेलिंग भी हो सकती है सर, छोटे बच्चों में साइबर बुलिंग ज्यादा देखने को मिलता है। आपस में जो कम उम्र के बच्चे होते हैं, बुली करना बोलते हैं ना, कि किसी को परेशान करना, क्लासरूम में जैसे बैठ करके बच्चे एक दूसरे को टीज करते हैं, किसी को चिढ़ाना, वो वाला चीज। तो ये साइबर बुलिंग में साइबर शब्द का प्रयोग जब भी हो तो समझो कि कंप्यूटर का दो तरीके से प्रयोग, या तो स्रोत के रूप में या फिर टारगेट के रूप में। स्रोत के रूप में कैसे, कि कंप्यूटर का उपयोग करके मैंने किसी की आइडेंटिटी चुरा ली, ये तो स्रोत के रूप में उपयोग हो गया। और टारगेट के रूप में किसी के कंप्यूटर को लक्ष्य कर लिया, मतलब तुम्हारा टैबलेट था, तुम्हारा मोबाइल था, उसको मैंने क्या किया, टारगेट किया, और टारगेट करके उसको वहां से डेटा चुरा लिया। तो दोनों ही चीजें साइबर के अंतर्गत आती है। तो साइबर क्राइम ऐसे अपराध है जिनमें कंप्यूटर को या तो लक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जाता है या स्रोत के रूप में। मेंस परीक्षा में भी आपका ये टॉपिक है, तो वहां पर भी डिस्कशन होगा। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया कि रश्मिका मंदाना खुद डीप फेक का शिकार हुई है और उस अनुभव को समझती है, इसलिए उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया ताकि वे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें जागरूक कर सके। और आज समस्या यही है, हमारे सबके पास में हाथ में गैजेट्स हैं, लेकिन उन गैजेट्स का कैसे दुरुपयोग हो सकता है इस बात पर हम ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, तो इसलिए जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपके जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है आसाम में, वहां पर किया है। आसाम कहाँ पर है? उत्तर पूर्वी देश, उत्तर पूर्वी राज्य हमारे यहाँ का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया है, तितली अभ्यारण्य, एक तरह से तितली विविधता केंद्र बनाया, मतलब तितलियों की जो विविध प्रजातियां हैं उनको संरक्षण करने के लिए। तो जहाँ ज्यादा जंगल है, जहाँ हरियाली है, वहीं पर तितलियां होंगी। आजकल तो खैर लोकल एरिया में तितलियां देखने को ही नहीं मिलती है। तो लगभग देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि 446 से भी ज्यादा जो प्रजातियां हैं उसकी पहचान इसमें की है। और डॉक्टर मानसून ज्योति गोगोई इनके नेतृत्व में, और ये क्या किया जा रहा है, ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। काजीरंगा के बारे में बात कर लें, काजीरंगा असम में है। ठीक है, गोलाघाट और नागांव जिले। 1974 में इसको राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क घोषित किया गया। कालीबंगा को हम यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में भी जानते हैं। तो विश्व धरोहर वैश्विक महत्व वाले स्थल होते हैं, सांस्कृतिक भी होते हैं और प्राकृतिक भी होते हैं। ठीक है, कुछ मिश्रित भी होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग विश्व धरोहर घोषित होती है। जैसे हाल ही में आपको पता हो तो हमारे दक्षिण भारत के कुछ मंदिरों को विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये विश्व धरोहर होते हैं। यहाँ विश्व की कुल एक सींग वाले जो गेंडे होते हैं उनकी 1/3 आबादी रहती है। एक सींग वाले गेंडे समझते हो, मतलब हाँ, जिनके ऊपर सिर पर यहाँ पर एक सींग सा उगा होता है ना, वो मिलते हैं हमारे यहाँ पर। तो ये बहुत मतलब प्रजाति संरक्षित प्रजाति है। और विशेष रूप से आपको काजीरंगा का जो क्षेत्र है, जो ब्रह्मपुत्र नदी का आसपास वाला क्षेत्र है, ठीक है, वहीं से काजीरंगा की वहीं से होकर के बहती है, तो उस क्षेत्र में हमको ये देखने को मिलते हैं। तो पूछ ले कि एक सींग वाला गेंडा के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। ये चीजें एक साथ, करंट अफेयर्स का फायदा यही है कि ये चीजों को बहुत अच्छे तरीके से कवर करता है। ठीक है, और अलग अलग डायमेंशंस पर हम चीजों को समझ पाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट तो कुछ कोर्सेज हैं जो बच्चे ले सकते हैं आर एस जंक्शन एप्लीकेशन पर। तो जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए काफ़ी कुछ कोर्सेज अवेलेबल है और कुछ डिस्काउंट भी चल रहा है। अभी हमारा जो दीपावली का ऑफर है उसमें तो 30% का डिस्काउंट का लाभ भी उठा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाल ही में एससीओ अर्थात संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, संघाई सहयोग संगठन, उसका सम्मेलन आयोजित किया गया है। कहाँ पर आयोजित हुआ ये? कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान का कजान नामक स्थान है, वहां पर इस सम्मेलन को आयोजित किया गया है। महत्व क्या है इसका? रूस में नहीं है, कजाकिस्तान अलग से मध्य एशियाई देश है। ठीक है, तो देखो 15 से 16 अक्टूबर को, सॉरी एससीओ शिखर सम्मेलन नहीं, हाँ वो नहीं नहीं, वो है ब्रिक्स का, कजान में हो रहा है ब्रिक्स का, सॉरी। ठीक है, इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुआ 15 से 16 अक्टूबर को। संगठन की स्थापना कब हुई थी? 15 जून 2001 को। दरअसल जो एशिया के जो प्रमुख देश हैं, खास करके मध्य एशिया, चीन, रूस, इन सभी देशों, वैसे तो बना था ये आपके चीन, रूस और उसके साथ साथ जो मध्य एशिया के देश हैं उनके द्वारा। बाद में फिर भारत और पाकिस्तान भी इसमें सम्मिलित हुए थे। तो 2001 में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, इन सब ने मिलकर के और जो है इसका गठन किया। और फिर बाद में 2017 में, जून 2017 में इनको पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया। किसको? भारत और पाकिस्तान को। तो टोटल कितने हो गए फिर यहाँ पर?
1 2 3 4 5 6 और 2 8, और फिर इसके बाद 2023 में ईरान को और 2024 में बेलारूस को क्या बनाया, 10वां सदस्य बनाया। तो टोटल अभी कितने सदस्य हैं, 10। इंटरनेशनल जो संगठन होते हैं उनसे जुड़े हुए प्रश्न हमेशा आते हैं, ठीक है, न केवल इससे जुड़ा बल्कि नॉर्मली भी आपसे पूछ लेगा, मतलब कोई सम्मेलन हुआ हो या नहीं हुआ हो फिर भी पूछ लेगा, ठीक है। तो 10 सदस्य टोटल है। कौन सा क्षेत्र वो भी मैं नक्शे में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। मुख्यालय कहां पर इसका, बीजिंग में, और बीजिंग का है चीन में, चाइना में, ठीक है। लक्ष्य क्या होगा, एक तो कोऑर्डिनेशन बनाना इन सभी देशों के बीच में, ये सब एशियाई देश है, तो एक तरह का ये क्षेत्रीय संगठन है। एससीओ कैसा संगठन है, क्षेत्रीय, ठीक है, इंटरनेशनल नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये एक क्षेत्र विशेष में ही काम कर रहा है, केवल एशिया महाद्वीप के अंदर, तो क्षेत्रीय संगठन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे इसको, ठीक है। काम क्या होगा इसका, शांति सुरक्षा कैसे बनेगी, देशों के बीच में बातचीत हो कि उन मुद्दे जो है उनको सुलझाएं, ठीक है। और दूसरा, आतंकवाद को कम करने के लिए प्रयास करना। तो अब बहुत से डायलॉग्स इनके बीच बीच में अलग अलग मौके पे होते रहते हैं। भारत और पाकिस्तान की बात करें तो भारत संघाई इसमें एससीओ के अंदर है, दोनों एक साथ, और किसमें, सार्क में, ठीक है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जो है सार्क, उसके अंदर भी ये दोनों देश हमको देखने को मिलता है। हालांकि सार्क वर्तमान में इतना एक्टिव नहीं है जितना ज्यादा एससीओ है, ठीक है। अब देखो, आप देख रहे हो इसमें किसमें भाग लिया, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर गए थे इसमें, ठीक है। तो विदेश मंत्री का नाम याद रहेगा, एस जयशंकर। नेक्स्ट, तो ये देखो, ये 8 तो मेंबर स्टेट जो पहले 2017 तक बन गए, फिर 2023 में कौन बना, ईरान, और 2024 में बेलारूस, ठीक है, क्रम भी याद रखना। और कुछ इसके ऑब्जर्वर स्टेट होते हैं, ऑब्जर्वर स्टेट मतलब पर्यवेक्षक देश, मतलब इनको इनकी बैठकों में आमंत्रित किया जाता है और ये इनकी कार्यवाही गतिविधियों आदि को देखते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ डायलॉग पार्टनर्स होते हैं, डायलॉग पार्टनर्स मतलब जिनके साथ बातचीत लगातार की जाती है कुछ मुद्दों को लेकर के, ठीक है। और फिर कुछ गेस्ट अटेंडेंट्स भी हैं जिनको यहाँ इनवाइट किया जाता है, जैसे यूनाइटेड नेशंस हो गया, आसियान कंट्रीज हो गई, वो सारी, ठीक है। तो कौन कौन से देश हो गए आप देख सकते हो यहाँ से, रूस हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद में आपका चाइना हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, ठीक है। इसमें से देख लो आप यहाँ से। अच्छा, ये तो सारे आपके बाकी अदर स्टेट है, पर ये जो ग्रीन कलर, ये इस वाले कलर में दिख रहे हैं ना, ये सारे देश आपके इसके सदस्य। तो देखो, ये मध्य एशिया के पूरे देश हो गए सारे, ठीक है। उसके बाद में आपका रूस, चीन और भारत, पाकिस्तान, और अभी 2 और बन गए, एक बेलारूस है और एक ईरान भी बन गया, ठीक है। अभी इसमें नहीं है, ये पुराना है मैप, तो अपडेटेड नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा आईगोट नामक लैब की स्थापना की जा रही है। क्या आंसर होगा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ठीक है। तो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 15 अक्टूबर 2014 को एक लैब बनाने की बात की है, किसके बारे में, आईगोट के बारे में। आईगोट क्या है, आईगोट एक एप्लीकेशन है, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म है जो सरकार के जो सिविल सेवा के कर्मचारी हैं उनको प्रशिक्षित करने के काम में आता है। फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग लैब, ठीक है। तो आईगोट का मतलब तो क्या, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। तो सरकार क्या है, ट्रेनिंग के खर्चे कम करने के लिए लगातार एप्लीकेशन के थ्रू ट्रेनिंग देने का प्रयास कर रही है, ठीक है। अभी हाल ही के दिनों में बहुत से कंपलसरी ट्रेनिंग मॉड्यूल्स इसमें डाले गए हैं जिनको करना लगभग हर कर्मचारी के लिए अनिवार्य है। तो इसमें बहुत सी चीजें हो सकता है वर्क कार्यस्थल पर जो यौन शोषण है उसके बारे में हो, साइबर क्राइम से रिलेटेड कोई मॉड्यूल हो, तो उसमें आपको उसको पढ़ना होता है, पढ़कर कुछ क्वेश्चंस करने होते हैं। तो इस तरह का आईगोट नाम का एक एप्लीकेशन है, और उसी के लिए लैब बना रहा है कौन, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय। क्यों, ताकि इस मंत्रालय के जो कर्मचारी हैं उनको वहां पर कंप्यूटर्स के माध्यम से इन मॉड्यूल्स का अध्ययन कराया जा सके। आईगोट मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत है। तो मिशन कर्मयोगी भारत सरकार का, केंद्र सरकार का एक अभियान है जो सिविल सेवकों को दक्ष बनाने के लिए, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी सिविल सेवक की लाइफ का। ना केवल उसको ऑफिशियल ट्रेनिंग दी जाती है, बल्कि उसके साथ साथ अदर टाइप का उसका जो व्यक्तित्व विकास से जुड़े हुए जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स है वो भी इनमें दिए जाते हैं। नेक्स्ट देखो, निम्न में से किसे अंतरराष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। तो एक इंटरनेशनल संगठन है जो हमारा ब्रेन रिलेटेड जो भी
मुद्दे हैं उनको एड्रेस करता है। तो शुभा टोले इसका आंसर होगा। क्या होगा? शुभा टोले। याद करते रहो साथ के साथ। तो विकासशील देश से निर्वाचित होने वाली पहली अध्यक्ष है, मतलब हमारे यहाँ से। ठीक है, ये क्या है? न्यूरो साइंटिस्ट है। ठीक है, और इन्होंने पीएचडी की हुई है। इस इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें तो 1961 में इसको स्थापित किया था। ठीक है, और हमारा जो न्यूरो साइंस किसे बोलते हैं? जानते हो न्यूरो साइंस क्या होता है? तंत्रिका तंत्र, मतलब हमारे शरीर में जितने भी सिग्नल्स हैं, जैसे मान लो इस हाथ ने इस टेबल को छुआ, दिमाग को कैसे पता चला? टच तो यहाँ हो रहा है, दिमाग को कैसे पता चल गया तुरंत ही? न्यूरो। किसका कमाल है? न्यूरो का। फिर छुआ, फिर पता चला। गर्म चीज पास में आती है, तुरंत हाथ हट जाता है, कैसे पता चला? तो सिग्नलिंग का काम जो हमारी बॉडी में कोई तंत्र करता है तो वो न्यूरो तंत्र होता है। जैसे हमारा पूरा मेरुदंड उसका हिस्सा है। ठीक है, वहां से बहुत से वायर्स निकल करके पूरे शरीर में जा रहे हैं। ठीक है, और न्यूरॉन्स इसकी सबसे बुनियादी इकाई होती है। तंत्रिका तंत्र आपके सिलेबस में भी है, साइंस इन टेक में। ठीक है, तो वहां पढ़ना पड़ेगा शरीर के जो अलग अलग जो तंत्र हैं। श्वसन तंत्र है, ठीक है, परिसंचरण तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, उसी तरह से तंत्रिका तंत्र भी होता है। हाँ, तो और यही हमारे दिमाग में भी काम करता है, हमें चीजें लर्न होती है तो न्यूरॉन्स की वजह से ही हमें लर्न हो पाती है, क्योंकि न्यूरॉन्स के जो बॉन्ड है रिसेप्टर्स के, वो काफी अच्छे बन जाते हैं जिस जगह हम कुछ याद करते हैं तब, और जब हम भूलते हैं तो वो टूट जाते हैं। तो न्यूरॉन्स एक महत्वपूर्ण इकाई है जो तंत्रिका तंत्र में जो भी सूचनाएं हैं उनको आदान प्रदान करने और स्टोर करने में मदद करता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं ना, न्यूरो डिजीज अगर किसी को जाए, लकवा मार जाना, क्यों हो जाता है? लकवा क्यों मार जाता है? मान लो हाथ हिल रहा नहीं है, क्योंकि सिग्नल नहीं पहुंच पा रहा, दिमाग में सिग्नल जा रहा है लेकिन वो क्या हो गया? ब्लॉक हो गया कहीं पर, तो वो हाथ तक पहुंच ही नहीं पा रहा, तो मूवमेंट नहीं होगा। या किसी के न्यूरो नर्व्स जो डैमेज हो जाते हैं, किसी के गर्दन पे लग जाए चोट, कमर पे लग जाए, तो वो व्यक्ति परमानेंट के लिए डिसेबल हो जाता है, वो इसीलिए होता है। ठीक है, हाल ही में डूइंग गुड फॉर भारत अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर होगा पंकज चौधरी। आईपीएस है, ठीक है, राजस्थान के हैं, और इनको डूइंग गुड फॉर भारत अवार्ड के द्वारा सम्मानित किया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा दिया है। कम्युनिटी कम्युनिटी पुलिसिंग का मतलब क्या है भाई? एक पुलिस का काम तो पुलिस करती है जो वर्दी में है, तो ये कम्युनिटी पुलिसिंग कहती है कि पुलिस कर्मी जहां पर एक तरफ से सिटीजन है, वही वर्दी वाले सिटीजन है, वहीं पर आम जनता जो है वो बिना वर्दी की पुलिस है। मतलब पुलिस के और जनता के बीच का जो गैप है ना, उसको कम करने का काम कम्युनिटी पुलिसिंग के द्वारा होता है। अक्सर हम देखते हैं कि पुलिस और जनता के बीच में एक दूरी हमको देखने को मिलती है, हम बचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर बाहर कोई अपराध हो रहा है तो पुलिस से पहले जनता अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उसकी तरफ बढ़े, उसके लिए जागरूकता जरूरी है, और वही काम इन्होंने अपनी तरफ से किया है कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ाने के लिए। तो कैसे जनता और पुलिस के बीच की खाई को कम किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए अधिकारों के प्रति और उनकी जिम्मेदारियों के प्रति, वो सारे काम इस कम्युनिटी पुलिसिंग के अंतर्गत देखे जाते हैं। ठीक है, कई बार इस पुलिसिंग कम्युनिटी पुलिसिंग के कुछ गलत परिणाम भी हमको देखने को मिलते हैं। लोग भीड़ तंत्र के माध्यम से खुद ही फैसले कर देते हैं, ठीक है ना, खुद ही क्या हो जाते हैं, खुद ही पुलिस बन जाते हैं। तो वो भी चीज हमको देखना, वो ज्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है तब होता है। तो क्या नाम है इनका? पंकज चौधरी। कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए मिला है। ऐसा क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि क्वेश्चन जो मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? सेंटेंस बेस्ड। 3 सेंटेंस हो सकते हैं। ठीक है, किस किसको मिला है, किस लिए मिला है, फिर पूछ लेगा इनमें से कौन कौन से सही है, कौन कौन से गलत है। तो इसलिए एक एक चीज पर ध्यान देना है, केवल नाम रटने से काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार द्वारा आईडीईएएस के तहत रुपया ऋण की सुविधा किस देश को प्रदान की गई है? ठीक है, तो आंसर होगा इसका मॉरिशस। मॉरिशस एक देश है, ठीक है, आपके कहां पर है? साउथ ईस्ट एशियन एरिया जो है वहां पर ये देश है मॉरिशस। ठीक है, और मॉरिशस को हमने लाइन ऑफ क्रेडिट दी है। मतलब हम क्या बोलते हैं कि इतना ऋण है जिसमें से आप अपनी जरूरत के अनुसार ले सकते हो, खर्च कर सकते हो। ठीक है, उसको बोला जाता है लाइन ऑफ क्रेडिट। तो पहली बार है जब भारत ने किसी देश को भारतीय रुपये में ऋण सुविधा प्रदान की है। जनरली जब हम ऋण देते हैं तो डॉलर्स में देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने ये सुविधा सीधी सीधी किसमें दी है? भारतीय रुपए में। ठीक है,
मॉरिशस में जल परियोजना की वित्त पोषण के लिए ये ऋण सुविधा भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से दी गई है। और इस योजना की अगर हम बात करें तो ये 2003-4 में भारत विकास पहल के रूप में शुरू की गई थी और बाद में फिर इसको चेंज करके और क्या बना दिया, भारतीय विकास और आर्थिक सहायता परियोजना, मतलब IDEAS। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस ये ध्यान रखना है कि मॉरिशस जो है उसको ये ऋण हमने दिया है और पहल का नाम क्या है वो याद रखना है। पहल का नाम आप ऐसे भी याद, आइडियाज पहल कर सकते हो ना, हिंदी में क्या पढ़ेंगे इसको, आइडियाज पहल। तो आइडियाज पहल के अंतर्गत हमने मॉरिशस को लोन दिया, पहली बार दिया है और रुपए में दिया जाने वाला ऋण। ऋण देते हैं ना सॉफ्ट पॉलिसी के तहत। सॉफ्ट पावर किसको बोलते हैं, कूटनीति होती है ना दो तरह की, एक हार्ड पावर होती है, एक सॉफ्ट। हार्ड पावर सेना के माध्यम से दबदबा बनाते हुए, ठीक है, और सॉफ्ट पावर प्रेम से अपना बना लेना है, मदद कर देना, कोई बीमार है तो उसको मदद कर देना, एक तो डंडे के जोर पे, ठीक है, और एक प्यार से, कि प्यार से अगर किसी से बात करें तो वो भी अपना हो जाता है, लोग सुनते हैं फिर उसको। हाल ही में आरोहा 2024 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो आरोहा एक सम्मेलन है, नई दिल्ली में आयोजित हुआ आयुर्वेद के लिए, ठीक है। तो आयुर्वेद में हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं उस चीज पर चर्चा करने के लिए, ठीक है, वैश्विक स्तर पर लोगों में जानकारी बढ़ाने के लिए आरोहा 2024 नाम से नई दिल्ली में एक सम्मेलन आयोजित हुआ। इतना से याद रखना है। सब्जेक्ट आरोहा का आयुर्वेद, आरोहा 2024 इसका नेम है, और कहाँ आयोजित हुआ, नई दिल्ली में। कब, अक्टूबर में। इस महीने पर ज्यादा फोकस इसलिए करना है क्योंकि अक्टूबर और नवंबर से प्रीलिम्स एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, सागर कवच। सागर कवच अभ्यास 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? क्या आंसर होना चाहिए? कवच जब हम बोलते हैं, कवच का मतलब होता है सुरक्षा देने वाला, तटरक्षक बल होना चाहिए, है ना, क्योंकि हमारी बॉर्डर को सुरक्षा कौन करता है, भारतीय तटरक्षक बल। तो भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा सागर कवच का आयोजन किया गया। कहां पर? गुजरात और दमन और दीव के तट पर, ठीक है। तो दमन एवं दीव और दादरा एवं नागर हवेली ये सब मिलकर के एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, ठीक है। तो गुजरात भी वहीं पर है, तो उस पूरे क्षेत्र में मिलकर के इन्होंने आयोजित किया। इसके अंदर केवल यही नहीं, और भी बहुत सारे संगठन, जैसे कि समुद्री पुलिस हो गई, सीमा शुल्क विभाग हो गया, मत्स्य पालन विभाग, खुफिया एजेंसियां, लाइट हाउसेस, बंदरगाह और जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां, सब ने मिलकर के यहाँ पर काम किया। क्यों? ताकि इस क्षेत्र में सुरक्षा को बढ़ावा दे सके। सुरक्षा कैसी? तस्करी को रोकना, आतंकवादी गतिविधियां अगर वहां से होती है उनको रोकना, ठीक है, या समुद्र में होने वाली कोई भी अवैध गतिविधियां उन सब पर रोक लगाने के प्रयास करना, ये सारा इसके अंतर्गत सम्मिलित है, ठीक है। तो पहला सागर कवच अभ्यास इससे पहले आंध्र प्रदेश में हुआ था, और ये दूसरा है, ठीक है, जुलाई में पहले हो चुका है आंध्र प्रदेश में, और ये दूसरा संस्करण है सागर कवच का, जो अक्टूबर में हुआ है। कहां पर? गुजरात में। तो आपको दोनों ही याद रखने। हाँ, दो बार हो गया है, एक बार पूर्वी तट पर, एक बार पश्चिमी तट पर, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? बुरदांग जगह है एक सिक्किम में, वहां पर ये प्रेरणा स्थल, प्रेरणा स्थल किससे जुड़ा होगा? आर्मी से, ठीक है। इस तरह के जो स्थान होते हैं वो आर्मी से, शौर्य स्थल, प्रेरणा स्थल आर्मी से जुड़े होते हैं। तो हुआ क्या था, अक्टूबर में पिछले साल सिक्किम में बाढ़ आई थी, हमको पता है, झील फटी थी और बाढ़ आई थी, अगर आपने पढ़ा हो तो। अचानक से बाढ़ आने की वजह से काफी बड़ी मात्रा में सैनिकों का जो है सैनिक मारे गए थे, ठीक है, शहीद हो गए थे, और इसीलिए उनकी याद में बुरदांग सिक्किम में ये प्रेरणा स्थल बनाया गया है, ठीक है। छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है क्वेश्चन, समझने लायक आएगा जहां पर बात कर लेंगे। ISSF विश्व कप फाइनल 2024 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो वही, कहां पर होगा? नई दिल्ली, ठीक है। तो नई दिल्ली में डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज है। ये बनी थी कब? जब हमारे 2010 के एशियाई खेल हुए थे ना, उस समय राष्ट्रमंडल खेल हुए थे 2010 में, उस समय इसको बनाया गया था। तो 3-4 स्टेडियम उस समय बने थे, ठीक है, और उनका जो देख रेख है वो जो हमारी अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय जो एजेंसी है उसके द्वारा इनका देख रेख किया जाता है। तो डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज है, वहां पर इसका आयोजन हुआ। तो कुछ पदक इसमें जीते हैं, जैसे कि सोनम मस्कर ने 10 मीटर एयर राइफल में रजत पदक जीता, विवान कपूर ने रजत पदक जीता, अखिल शोरान ने कांस्य पदक, और अनलजीत सिंह नरूका ने क्या जीता? कांस्य पदक। अब देखो इसमें कुछ अलग अलग तरह की स्पर्धाएं होती है। राइफल स्पर्धा होती है,
पिस्टल होती है और ट्रैप स्पर्धा या शॉटगन स्पर्धा होती है। ये क्या होते हैं ये भी समझ लो। राइफल स्पर्धा, राइफल समझते हो ना, बड़ी वाली बंदूक, ठीक है, तो अगर उससे फायर किया जा रहा है तो वो राइफल स्पर्धा है। पिस्टल, छोटी गन देखिए ना, तो गन से ज्यादातर 10 मीटर या 50 मीटर पिस्टल फायरिंग होती है। और ट्रैप या शॉटगन में क्या होता है, आपने देखा होगा, एक मशीन से नीचे से एक गोला सा निकलेगा हवा में और फिर उसको शूट किया जाता है हवा में, मतलब मूवेबल टारगेट को शूट किया जाता है। जैसे कि हमारे जो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने 2004 में जब रजत पदक जीता था, तो उन्होंने कौन सी स्पर्धा में जीता था, ट्रैप स्पर्धा में। मतलब वो क्या होता था, मशीनें एक साथ दो, कई डबल ट्रैप स्पर्धा क्या होती है, एक साथ दो तस्तरियां निकलेगी, हवा में जाएगी, उनको दोनों को शूट करेगा वो, ठीक है, तो वो ट्रैप स्पर्धा होती है। तीन ही मिलेंगे ज्यादातर, पिस्टल, राइफल और ट्रैप, ठीक है। ट्रैप को ही हम शॉटगन भी बोलते हैं कई बार। नेक्स्ट देखो, हाल ही में दूसरा राष्ट्रीय प्रकाश स्तंभ महोत्सव का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया। प्रकाश स्तंभ किसे बोलते हैं, लाइट हाउस। होता क्या था कि प्राचीन समय में जो व्यापार होते थे, कहाँ से होते थे, समुद्र के तट के पास पास से, पूरे बीच में नहीं जाते थे वो, गहरे समुद्र में नहीं जाते थे, तटीय क्षेत्र के पास पास से निकल करके और वो आते थे, ठीक है। तो उस दौरान क्या होता था कि उनको रास्ता दिखाने के लिए कि बंदरगाह नजदीक आ गया, लाइट तो थी नहीं उस समय, तो क्या किए जाते थे, एक बड़े बड़े स्तंभ बना दिए जाते थे समुद्र के तट पर, बंदरगाह के पास में, और उस पर जलती थी आग, ठीक है। और वहां पर बड़े बड़े वो लगे रहते थे, क्या बोलते हैं, कांच, जिनसे उस आग को बड़े दूर के इशारे तक फैला दिया जाता था। तो कोई दूर से कहीं से कोई जहाज आ रहा है ना, तो उसको रोशनी दिख जाती थी, क्योंकि गुप्त अंधेरे में अगर कुछ भी जलाओगे तो दिखेगा। और वो बहुत बड़ा चौड़ा जलता था, मतलब उसमें तेल भर करके उसको जलाया जाता था, तो ऊंचाई पे होता था, तो दूर से ही दिख जाता था कि वहां पर किनारे पे कहीं कोई बंदरगाह है। तो इस तरह से रात्रि के अंधेरे में उनको पता चलता, मतलब रास्ता दिखाने वाला एक मार्ग प्रदर्शक जिसको हम बोल सकते हैं, उसके रूप में वो काम करता था, ठीक है। तो बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन ये प्रकाश स्तंभ महोत्सव आयोजित किया गया। क्यों, ताकि हमारे जो ऐतिहासिक प्रकाश स्तंभ है उनको संग्रहालय के रूप में विकसित किया जा सके, बच्चों को रूबरू कराया जा सके कि पहले इन प्रकाश स्तंभों का क्या महत्व हुआ करता था, ठीक है। तो किसके अंतर्गत, हमारे केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन। हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह पहल का निम्नलिखित में से किससे संबंध है, नहीं, सिविल सेवकों से, ठीक है। तो सिविल सेवकों को सीखने के लिए वापस से, मतलब बचपन से पढ़ते आए हैं, लेकिन फिर जब जॉब में चले जाते तो लोग पढ़ना छोड़ देते हैं, तो वापस से सीखें, पढ़ने की आदत डालें, उसके लिए इसे शुरू किया गया, ठीक है। तो मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत ही, वापस से मैंने बताया, आई गुड प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताया था, उसके माध्यम से इसको संचालित किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के आधार निम्नलिखित में से शामिल नहीं है, कौन सा नहीं है, तो गरीबी होगा, ठीक है। दरअसल बहुआयामी गरीबी क्या होती है, गरीबी तो हम सब जानते हैं कि हम एक गरीबी रेखा होती है, उसके अधीन हम, मतलब व्यक्ति अगर अपने जीवन की मूलभूत निर्वाह योग्य चीजों को भी प्राप्त करने में अक्षम है, तो वो गरीबी का मानक एक माना जाता है। मतलब वो इतना भी नहीं कमा पा रहा है कि वो अपनी मूलभूत जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, भोजन हो गया, रहने के लिए घर हो गया, कपड़ा हो गया, ठीक है, अच्छा पेयजल हो गया, इनको भी प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तो उसको गरीबी के अंतर्गत माना जाता था। धीरे धीरे क्या हुआ कि एक नया कंसेप्ट आया जिसको बोलते हैं बहुआयामी गरीबी। अब गरीबी में हम केवल इसी को नहीं देखते कि हमारी इनकम कितना है, उसके साथ साथ ये भी देखते हैं क्या व्यक्ति को अच्छी शिक्षा मिल रही है, क्या व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य मिल रहा है, और क्या वो एक अच्छा जीवन स्तर जी रहा है। अगर वो सब कर रहा है तब तो वो बहुआयामी रूप से गरीब नहीं है। हो सकता है एक आदमी गरीबी रेखा से ऊपर हो, लेकिन वो बहुआयामी गरीबी रेखा से नीचे भी तो हो सकता है ना। मतलब मुझे ठीक है खाना मिल रहा है, लेकिन ढंग की क्वालिटी का खाना नहीं मिल रहा, तो जीवन स्तर तो खत्म हो गया ना मेरा, समझ रहे हो। स्वास्थ्य तो मुझे मिल रहा है, लेकिन बेहतर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा। शिक्षा तो मुझे मिल रही है, लेकिन बेहतर शिक्षा नहीं मिल पा रही, तो मैं उन आयामों पे कमजोर हो जाऊंगा, मतलब मैं वहां गरीब हूँ। जी, बीपीएल से जो रेखा है $1.90 या जो भी निर्धारित है, उससे तो ऊपर मैं कमा रहा हूँ, लेकिन वो क्या काम का अगर मैं अपने जीवन में बाकी अन्य आयामों को ढंग से पूरा नहीं कर पा रहा।
तो जो एसडीजी गोल हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, चलो ठीक है, तो समझ गए, ये होता है बहुआयामी गरीबी। कौन जारी करता है ये सूचकांक? राष्ट्रीय इंटरनेशनल स्तर पर दो संस्थान, यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल, दोनों मिलकर के संयुक्त रूप से जारी करते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा? बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में निम्नलिखित को में से कौन सा एक गलत है, कौन सा एक सही है, इस तरह का प्रश्न आएगा सीधा ही, ठीक है। तो देखो, यूएनडीपी एक कार्यक्रम है यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत जो विकास संबंधी मुद्दों पर बात करता है, उनको एड्रेस करता है। और ये जो ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल है, ये गरीबी को एड्रेस करने के लिए ऑक्सफोर्ड जो हमारा इंस्टीट्यूट है उसके अंतर्गत काम करती है, ठीक है। आधार क्या है? 3 आधार बताए हमने। पहला स्वास्थ्य है, तो स्वास्थ्य के आधार है बाल मृत्यु दर और कुपोषण। बाल मृत्यु दर क्या होती है? बोलो। देखो, बाल मृत्यु दर दो तरह की हमको देखने को मिलती है, एक आईएमआर होती है, एक यूपीआईएमआर होती है, ठीक है। आईएमआर मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब कोई बच्चा अगर 1 वर्ष से कम आयु का है, ठीक है, 1 वर्ष से कम आयु का कोई बच्चा, मतलब 1 वर्ष की आयु प्राप्त करते करते अगर वो मर जाए, तो प्रति 1000 बच्चों पर इस तरह से मरने वाले बच्चों की संख्या जो है ना, उसको बोलते हैं हम आईएमआर या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नवजात मृत्यु दर। एक होती है यू5एमआर, मतलब 5 वर्ष की आयु प्राप्त करते करते हर 1000 जन्मे हुए बच्चों में से जितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? यू5एमआर। तो ये जो बाल मृत्यु दर है, इनके अंतर्गत इसी को हम कम करने की प्रयास करते हैं। तो ये तो हो गई मृत्यु की बात। दूसरा है पोषण। कुपोषण का मतलब होता है आपको वांछित पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों में बहुत से चीजें देखने को मिलती है, जैसे कि स्टंटिंग और वेस्टिंग। चाइल्ड स्टंटिंग मतलब उसकी आयु के अनुपात में वो ठिगना है, स्टंट हो जाना, मतलब हम देखते हैं ना गाँव में बच्चे छोटे रह जाते हैं कद में। और चाइल्ड वास्टिंग मतलब उसकी आयु के अनुपात में उसका वजन जो है ना बहुत कम है, ठीक है। तो ये दो चीजें इसमें देखी जाती है, और भी चीजें हैं जिनको हम कुपोषण में देखते हैं। तो ये तो हो गए स्वास्थ्य के आधार। फिर आता है शिक्षा। शिक्षा में दो चीजें देखी जाती है, एक तो स्कूली शिक्षा के वर्ष, मतलब उस बच्चे ने कितने साल स्कूल में पढ़ाई की, और दूसरा स्कूल में उपस्थिति, मतलब चलो मान लो 12 साल पढ़ाई की, लेकिन 12 साल में वो स्कूल में हर साल कितने दिन गया, ठीक है। इन दोनों चीजों को हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। और फिर आता है जीवन स्तर। अब जीवन स्तर में 6 आयाम है, टोटल 10 के करीब आयाम हो जाते हैं। अब कई बार आजकल 12 आयाम भी हमको देखने को मिल गए, क्योंकि कुछ हम नए आयाम, हमारे यहाँ पर जो एमपीआई है, राजस्थान इंडिया में भी एमपीआई जारी होता है नीति आयोग के द्वारा, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग भी जारी करता है, और ये इंटरनेशनली होता है, तो ये भारत को रैंक करता है। और जो नीति आयोग करता है वो हमारे राज्य जो है ना उनको रैंक करता है। उस पर भी मैं बात करूंगा कभी, वैसे आपके सिलेबस में आएगा तब आप पढ़ोगे उनको ना। तो जीवन स्तर में क्या क्या चीजें सम्मिलित है? अच्छा पानी, पीने योग्य पानी, स्वच्छता मतलब साफ सफाई आसपास, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी भी जीवन स्तर में है। मतलब अब गरीबी का मतलब ये नहीं है कि भाई इतने डॉलर से कम मिल रहा है, नहीं, यहाँ एमपीआई है, मल्टी डायमेंशन है, मतलब आपको बिजली अगर नहीं है ना तो आप गरीब हो। अब आप खुद सोचो, अगर आपके गांव में किसी बंदे के घर में बिजली का कनेक्शन नहीं है तो उसको गरीबी तो मानेंगे आज? कौन सा फ्री बिजली मिल रही है भाई 200 यूनिट तक, फिर भी अगर बिजली कनेक्शन नहीं है तो वो कनेक्शन लगाने लायक पैसा भी उस बंदे के पास नहीं है, तो गरीब हुआ ना। आवास की गुणवत्ता, अगर आवास नहीं है ढंग का, इसीलिए सरकार क्या कर रही है, इस एमपीआई से बाहर निकालने के लिए लोगों को कितनी योजनाएं चला रही है। देखो, स्वच्छ जल के लिए क्या कर रही है? जल जीवन मिशन जेजेएम चल रहा है, ठीक है। स्वच्छता के लिए क्या कर रही है? स्वच्छ भारत मिशन। आप देख लो सारे जो है ना वो इसी के आगे पीछे हैं, जितनी भी योजना है। आवास की गुणवत्ता के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, बिजली के लिए, बिजली के लिए हाँ बिजली के लिए की जा रही है सोलर के माध्यम से, ठीक है, वो भी है। और इससे पहले भी सरकार ने गांवों के विद्युतीकरण के लिए बहुत सी उदय योजना, ठीक है, डिस्कॉम्स को बढ़ाने के लिए,
और गाँव के जो उजाला योजना चलाई थी, ठीक है, जिसके अंतर्गत सबको एलईडीज जो है वो भी दी गई थी, पढ़ा है ना। तो ये सारी योजनाएं क्यों चलाई सरकार ने, या जो ये दीनदयाल उपाध्याय की जो ग्राम ज्योति योजना करके भी एक योजना चलाई गई थी, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा गाँव को कनेक्ट किया जा सके। फिर खाना पकाने के लिए, ईंधन के लिए उज्ज्वला योजना, 9 करोड़ 10 करोड़ करेक्शन क्यों दिए सरकार ने, ताकि लोगों को ईंधन प्रदूषण से मुक्त किया जा सके। फिर उसके बाद में आवास के लिए हमें बताइए, प्रधानमंत्री आवास योजना। अब तो धीरे धीरे गाँव के अंदर लगभग सभी लोगों को पक्के घर मिल ही चुके हैं, और जो रह रहे हैं उनका भी नंबर अगली अगली लिस्टों में आता जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे इसलिए किए गए ताकि अगर ये हम अवेलेबल करा दें तो एमपीआई में सरकार का स्कोर सुधर जाए। तो देखो इसमें एक इस बार की जो सूचकांक है उसमें क्या डिस्कशन किया गया, बाल गरीबी पर। तो बोला गया कि गरीब आबादी के आधे से अधिक बच्चे 18 वर्ष से कम आयु के हैं, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि उन बच्चों पर कितना गलत प्रभाव पड़ेगा अगर गरीब परिवार में कोई बच्चा पैदा हुआ है। पोषण के स्तर पे, शिक्षा के स्तर पर और जीवन स्तर तीनों में ही उसको नुकसान हो जाएगा। बुनियादी जरूरतों की बहुत कमी है, ठीक है, पोषण की भी कमी है, और भारत का स्कोर कितना है 0.105, ठीक है। पर भारत में आज भी 234 मिलियन लोग, मिलियन को कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिवाइडेड बाई 10, 234 मिलियन, ठीक है, डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो कितना आएगा 23.4 करोड़। समझ गए कैसे करेंगे, मिलियन को अगर करना है मतलब 1 मिलियन बराबर 10 लाख, ये याद रखना है अपने को ना, और 1 बिलियन बराबर 1 खरब या 100 करोड़। बेसिक आदमी इनमें भी कंफ्यूज हो जाता है, मिलियन बिलियन नहीं आता है, क्या होता है, ठीक है। तो मिलियन समझ में आ गया, मतलब 10 लाख। तो अगर मान लो 234 मिलियन दिया हुआ है तो 10 लाख का भाग दे लो तो सीधा करोड़ आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर कौन से एयरपोर्ट पर लगा। स्वसंचालित कौन सी चीज होगी, जो सौर ऊर्जा से चलेगी, ठीक है। तो जो तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा है केरल में, वहां पर ये स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर यहाँ पर लगाया गया है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है, ठीक है, और खुद ही अपने आप ऑटोमेटिकली वहां की वायु को सुधारता है। तो अपने आप में एक पहली बार ऐसा हुआ है, इसीलिए ये पूछा गया है। तो पूछ लेगा क्वेश्चन की केरल में या किस हवाई अड्डे पर लगाया गया, तो आप बता दोगे तिरुवनंतपुरम केरल में इसको स्थापित किया। आईसीसी T20 विश्व कप की उप विजेता टीम कौन सी रही है, दक्षिण अफ्रीका। किसने हराया, न्यूजीलैंड ने। तो न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हरा करके खिताब अपने नाम किया है। कहां पर आयोजन हुआ, दुबई में, ठीक है। तो शारजहां और दुबई इन दो स्थानों पर ही ज्यादातर मैचों का आयोजन हुआ है। पहले कहाँ होना था, बांग्लादेश में होना था, लेकिन बांग्लादेश में जो राइट्स हुए, विद्रोह हुए, अभी हाल में तख्ता पलट की घटना हुई, उसके बाद में इसका आयोजन कहां पर किया गया, शारजहां और दुबई में, ठीक है। दोनों कौन से देश में, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब एमिराट्स, ठीक है, वहां पर इसका आयोजन हुआ। दक्षिण अफ्रीकी टीम को 32 रन से हराया। मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज कौन रही, अमोलिया केयर, ये भी याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कौन मैन ऑफ द सीरीज रहा, ठीक है। और शेफाली वर्मा ने एक रिकॉर्ड यहाँ बनाया कि सबसे कम उम्र में महिला T20 में उसने 2000 रन पूरे किए। शेफाली वर्मा भारत की हैं। और सूजी बैट्स जो न्यूजीलैंड की थी, वो महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली महिला यहाँ पर बनी, 344 मैचेस के साथ में। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कौन से खिलाड़ी WR शतरंज मास्टर्स खिताब के विजेता रहे, अर्जुन एरिगेसी। अर्जुन एरिगेसी ने खिताब भी जीता और इसके साथ साथ वो वर्ल्ड की जो लाइव रैंकिंग है अभी की, उसमें टॉप 3 में चले गए, तीसरे स्थान पर चले गए। और इसके साथ साथ उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया 2800 एलो रेटिंग मार्क को पार करने का। तो क्या है कि शतरंज में जब आप मैचेस खेलते जाते हैं तो आपकी रेटिंग बढ़ती जाती है, पर एक दिन ऐसा आता है जब आपकी रेटिंग किसी एक मार्क को पार करती है,
और जो हाईएस्ट रैंकिंग होती है, रेटिंग होती है, उनको दिखाया जाता है। तो अब तक भारत से एक ही खिलाड़ी था जिसने येलो रेटिंग को पार किया था। कौन थे वो? आपके विश्वनाथन आनंद, जो बहुत लंबे समय तक विजेता रहे और पहले खेल रत्न पुरस्कार के विजेता भी थे। राजीव गांधी खेल रत्न, जिसको हम आप क्या बोलते हैं? ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। पहले राजीव गांधी खेल रत्न बोलते थे, अब क्या बन गया वो? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, 2 साल पहले सरकार ने नाम चेंज करके क्या कर दिया था? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया था। तो उसके विजेता भी थे पहले 1992 में। ठीक है, हाँ, सबसे पहले उनको दिया गया था, याद रखना ये चीज। तो उनके बाद में ये सेकंड खिलाड़ी बने। एक डी गुकेश और है, तो वो डी गुकेश में भी सब 2795 कुछ पे पहुंच गए थे, लेकिन 2800 पार नहीं कर पाए। तो 2800 पार करने वाले बहुत कम खिलाड़ी हैं। अगर वैसे देखा जाए तो विश्व में ये सबसे युवा भारतीय हैं। ठीक है, विश्वनाथन आनंद के बाद देश के दूसरे खिलाड़ी हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हो सकता है आपको इनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अर्जुन एरिगेसी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट, भारत तुर्की मैत्री संघ किस शहर में शुरू किया गया है? अब सोचो खुद, तुर्की से जुड़ा हुआ मैत्री संघ कहां पर होगा? तुर्की, तुर्की, वेरी गुड। ऐसे दिमाग लगाना है एग्जाम में, कई बात ऐसे आएंगी क्वेश्चन जहां पर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के भी आंसर दे पाओगे। ठीक है, तो तुर्की ऑटोमन साम्राज्य का एक क्षेत्र रहा किसी समय, और हैदराबाद में नवाब थे। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर किया गया। दरअसल कारण ये था कि जो हैदराबाद है, वहां पर जो निजाम का शासन आया था, वो कब आया था? 1724 में। तो उसके 300वीं वर्षगांठ है ये। ठीक है, निजामुल मुल्क जो है उनके समय में कब आया था? 1724 के लगभग। और जो प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हुआ था? 1914 से 1918 में। यूरोप में, पूरा यूरोपीय क्षेत्र उसकी चपेट में आया था। और उसके बाद में तुर्की में जो ऑटोमन साम्राज्य है उसका पतन हो गया था। तो वो घटना हुई थी 1924 में। उसके 100 साल पूरे हो गए। तो इन दो घटनाओं को लेकर ऐसे टेंशन मत करो भाई ऑटोमन साम्राज्य क्या है, ये हम पढ़ेंगे सब, जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तब सब आएगा। अभी ध्यान रखना है, जब तुम इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तब भी आएगा। तो जो खलीफा का पद समाप्त कर दिया जाएगा, और खिलाफत आंदोलन तुम पढ़ोगे है ना, तो खिलाफत आंदोलन भी इसी से संबंधित होगा, खलीफा से ही। खलीफा खिलाफत, समझ रहे हो? हाँ, तो मोहम्मद बंधु जो हैं, अली मोहम्मद और ये, उनके नेतृत्व में फिर हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए गांधी जी खिलाफत आंदोलन को सहयोग प्रदान करेंगे। और उसके बाद में असहयोग आंदोलन आएगा आपका 1920 में। अभी नहीं आ रहा होगा समझ में, कोई बात नहीं, आ जाएगा धीरे धीरे। नेक्स्ट देखो, अंतर्राष्ट्रीय मैथनॉल सेमिनार और एक्सपो 2024 का आयोजन किस संस्था ने किया? नीति आयोग। ठीक है, अधिकतर इस तरह के काम नीति आयोग ही करता है। तो नीति आयोग ने ये किया। मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था कि हमारे यहाँ पर जो है, हमने हाल ही में साझेदारी भी की थी कि जो मैथेनॉल है, मैथेनॉल क्या होता है? CH3OH। ठीक है, और एथेनॉल क्या होता है? C2H5OH। आपको पता है हमारे पेट्रोल में हम जो है ना क्या मिलाते हैं? एथेनॉल। ठीक है, और मैथेनॉल मिलाते हैं हम किसमें? हमारे डीजल में। तो अब हम जो है ना डीजल में लगभग 15% मैथेनॉल मिलाने की बात कर रहे हैं, और पेट्रोल में हम बोल रहे हैं 20% तो मिला ही रहे हैं, और हम बोल रहे हैं 25% तक उसको हम ले जाएं। ठीक है, तो E25 जो बोलते हैं पेट्रोल, या E20, ये क्या है? E20 का मतलब है कि पेट्रोल में 20% क्या मिला रखा है हमने? एथेनॉल मिला रखा है। एथेनॉल और मैथेनॉल क्या होते हैं? एथेनॉल तो आपके जो शराब में पाया जाता है, ठीक है, जो दवाओं में पाया जाता है वो है। और मैथेनॉल जहरीली शराब है। कई बार आपने देखा होगा मैथेनॉल पीकर लोग मर जाते हैं। तो कहीं टैंकर पलटते हैं तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उनको बहुत सुरक्षित रखना पड़ता है कभी मैथेनॉल, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि वो क्या है। ठीक है, और वो उसको शराब समझ के पी लेते हैं और मर जाते हैं। ठीक है, तो ये मिल जाता है डीजल के साथ में। तो ये बनाया जा सकता है किसके द्वारा? किण्वन प्रक्रियाओं के माध्यम से। जो कचरा होता है उनसे भी हम डेवलप कर सकते हैं, इनको बना सकते हैं। तो हमने पढ़ा था कि CO2 से मेथनॉल बनाने के लिए संयंत्र बनाने की बात की थी हमने, पिछले एक क्लास में हमने बात किया था करंट अफेयर्स की में। CO2 से मेथनॉल बनाने का पहला प्लांट, ठीक है, पुणे में, थोड़ा याद करना। तो वो मैंने बात की थी।
तो ये एक्सपो यहाँ पर आयोजित किया गया है, जिसके माध्यम से हम संभावनाएं तलाशेंगे कि क्या हम कुछ ऐसे प्रयास कर सकते हैं जिनके माध्यम से मेथनॉल जो है उसके उपयोग को हम बेहतर कर सकें और इसके माध्यम से जो कम कार्बन ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जा सके। तो डीजल जब भी जलता है तो CO2 निकालेगा, और डीजल जो है वो गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। गैर नवीकरणीय मतलब इसको दोबारा बनाया नहीं जा सकता। ये कैसे बना है, डीजल पेट्रोल और गैस कैसे बने हैं? जब जैविक तत्व जमीन में जाकर के दबे उच्च ताप दाब पर, तो वो कन्वर्ट हो गए किसमें, या तो गैस में या फिर ऑयल में। ठीक है, नेचुरल गैस जो होती है उसमें, ऑयल में, तो जो क्रूड ऑयल होता है उसमें। क्रूड ऑयल का हम क्या करते हैं, प्रभाजी आसवन। ठीक है, प्रभाजी आसवन के माध्यम से उसमें से अलग अलग किया जाता है पेट्रोलियम को, डीजल को, और जो भी अदर पेट्रोलियम उत्पाद होते हैं उन सभी को अलग अलग किया जाता है, जिसमें जेली, पेट्रोलियम जेली हो गई, तो अब वैसलीन जो आता है वो भी इसी से बनता है। तो अलग अलग टेम्परेचर्स पे उसमें से वो अलग होता है ना, वो एक प्रोसेस होता है। नेक्स्ट, हाल ही में स्कैम से बचाओ सुरक्षा अभियान किस ग्लोबल दिग्गज टेक कंपनी द्वारा शुरू किया गया है? आंसर होगा मेटा। मेटा कौन है? फेसबुक की पेरेंट कंपनी, माँ। ठीक है, पेरेंट कंपनी। जैसे कि गूगल की क्या है, पढ़ के आना। ठीक है, चलो, अब मैंने काम दिया है ना, पढ़ के आना भी, गूगल की पेरेंट कंपनी कौन सी है। ठीक है, तो मेटा जो है, मेटा ने ये अभियान शुरू किया है हमारा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, गृह मंत्रालय के साथ में मिलकर के, और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C, अभी बताया था ना पीछे मैंने, उनके साथ में मिलकर के ये शुरू किया है। क्यों? ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके भाई ऑनलाइन धोखाधड़ी से कैसे बच सकते हैं। क्लियर? तो बेसिक है, तो मेटा का नाम याद रखो कि मेटा के साथ में हमने शुरू किया है। हाल ही में वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट सूचकांक में सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था का खिताब किसे मिला? हांगकांग को। ठीक है, तो हांगकांग जो है उसको फ्रेजर इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट है। वैसे आर्थिक स्वतंत्रता पर एक और रिपोर्ट आती है। ठीक है, तो आपको ये नाम अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि हमें अक्टूबर में ये पूछा गया है। तो करंट आपको ज्यादा पुरानी नहीं आएगी, जुलाई तक की मान के चलो आपको करंट पूछी जाएगी मैक्सिमम। हो सकता है एक दो क्वेश्चन पुराने भी आ जाए अभी वाले एग्जाम में जो फरवरी में आ रहा है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हांगकांग जो है उसको पहला स्थान इसके अंतर्गत मिला है, मतलब वहां पर बहुत आर्थिक स्वतंत्रता है, आर्थिक रूप से निर्णय लेने की स्वतंत्रता उस देश में लोगों को है। ठीक है, अगर बात करें जापान की तो 11वें, ब्रिटेन 12वें, ताइवान 19वें, भारत 84वें, और चीन 104वें स्थान पर है। भारत की रैंकिंग 3 स्थान सुधरी है, 87 से घट करके कितनी हो गई, 84 हो गई। ठीक है, टर्म्स पे ध्यान दो, पढ़ना है, नोट्स तो मैं दूंगा आपको, पर टर्म्स पे ध्यान दो कि क्या क्या टर्म्स है। नेक्स्ट, हाल ही में स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया गया? स्वावलंबन शक्ति आयोजित किया गया थल सेना के द्वारा, बबीना फील्ड फायरिंग रेंज, उत्तर प्रदेश में। इसकी कोर है सुदर्शन चक्र कोर। ठीक है, तो उस कोर के अधीन इसे आयोजित किया गया है। कैसे होता है आर्मी का स्ट्रक्चर? आर्मी में सबसे ऊपर जनरल होते हैं। ठीक है, अभी तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होते हैं, COAS, तीनों सेनाओं में जो है मिलकर काम करते हैं वो। तो सबसे ऊपर होता है जो मेन आर्मी की पूरी यूनिट, फिर उसके बाद में कमांड्स होती है। कमान जैसे उत्तर पश्चिमी कमान अपने यहाँ पर है, उनके अधीन फिर क्या होती है, कोर्स होते हैं। ठीक है, कोर के अधीन क्या होती है, डिवीजन होते हैं। डिवीजन के अधीन ब्रिगेड होते हैं, और ब्रिगेड के अधीन यूनिट्स होती है। ठीक है, इस तरह से इनका बंटवारा होता है। तो सबसे ऊपर क्या होता है, कमांड। कमांड के नीचे जैसे 8 कमान है हमारे यहाँ पर, 7 है, और उनकी प्लस एक प्रशिक्षण कमान भी होती है। फिर उनके नीचे कोर, 14 कोर, 13 कोर, 2 कोर, 3 कोर, इस तरह से। ठीक है, उनके नीचे डिव, डिवीजन, डिवीजन के नीचे ब्रिगेड, और ब्रिगेड के नीचे यूनिट्स। ठीक है, हाँ मतलब बटालियंस होती है, बटालियंस में यूनिट होती है, ब्रिगेड के नीचे बटालियंस और बटालियंस के नीचे यूनिट्स। ठीक है, तो ये एक स्वावलंबन शक्ति नाम से भारतीय सेना ने युद्ध अभ्यास किया, बस इतना सा ही ध्यान रखना, और ज्यादा नहीं। क्यों किया है? ताकि हमारे यहाँ पर जो भारतीय सेना है और रक्षा उद्योग है उनके बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके। हाल ही में मून लाइट कार्यक्रम किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा शुरू किया गया? मून लाइट कार्यक्रम
नहीं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, ठीक है, ईएसए। तो यूरोपीय स्पेस एजेंसी क्या है? दरअसल यूरोप के जितने भी देश है ना, उन सब ने मिलकर के यूरोपियन यूनियन बना रखा है, ठीक है। तो मैक्सिमम, क्योंकि छोटे छोटे देश हैं, तो उन्होंने आपस में मिलकर एक अपना खुद की संसद बना ली, यूरोपियन संसद। सारे देशों ने मिलकर के, यूरोपियन यूनियन जिसको बोलते हैं, उसकी अपनी संसद है, सारा है। तो इसी तरह से उनकी स्पेस एजेंसी भी एक ही है, जिसका नाम है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है। तो वो क्या काम करती है? वो अंतरिक्ष में उनके लिए विभिन्न प्रकार के एक्सप्लोरेशन के और लॉन्चिंग के काम करती है। तो ये क्या करने वाली है? ये अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस अभी आयोजित की गई थी हाल ही में, उसमें इसने घोषणा की कि हम जो है 5 चंद्र उपग्रहों को लॉन्च करेंगे, और ये चंद्र उपग्रह क्या करेंगे? चंद्रमा पर हमको जो उसका खास करके दक्षिणी जो ध्रुव है, वहां कम्युनिकेशन को बढ़ावा देने में मदद करेगा। शुरुआत कब करेंगे इसकी? 2026 में। तो लूनार पाथ फाइंडर नामक एक उपग्रह भेजा जाएगा और 2030 तक ये शुरू हो जाएगा। तो सटीकता के साथ वो लैंडिंग कर पाए, अच्छी तरह से संचार कर पाए, और मोबिलिटी उसकी सतह पर जो भी उसके रोवर्स हो या जो भी हो, उनकी मोबिलिटी हो पाए, उसके लिए ये प्रोग्राम शुरू किया जाए। तो मतलब कॉन्स्टलेशन बनाया जाएगा। कॉन्स्टलेशन मतलब एक समूह, 5 अलग अलग उपग्रह जो चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे, और सब मिलकर के दक्षिणी ध्रुव से जमीन पर स्थित कोई भी जो उपग्रह होंगे उनसे डेटा लेगा, क्योंकि डायरेक्ट तो भेज नहीं सकता। तो जैसे हमारे यहाँ पर भी क्या है, हमने प्रपल्शन मॉड्यूल भी भेजा था अभी 2023 में, जब हमने चंद्रयान 3 भेजा, तो उसके साथ एक प्रपल्शन मॉड्यूल था, एक लैंडर था विक्रम, और एक प्रज्ञान रोवर था, ठीक है। तो प्रज्ञान जो है वो दे रहा था सिग्नल विक्रम को, और विक्रम सिग्नल दे रहा था प्रपल्शन मॉड्यूल को, और प्रपल्शन मॉड्यूल किसको दे रहा था? हमें, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ही भेज देगा, वहां पर टुकड़ों टुकड़ों में सिग्नल पास किए जाते हैं। तो उसी तरह से ये कॉन्स्टलेशन बनाएंगे, उसके माध्यम से फिर धरती पर जो सिग्नलिंग है वो आ पाएगी। हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2024 में दीपिका कुमारी ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक। वो हार गई थी चीन की खिलाड़ी ली जियामन से, ठीक है, इतना सा ध्यान रखना है बस। नेक्स्ट, हाल में कौन विश्व में सर्वोच्च वरीयता प्राप्त भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी? श्रीजा अकुला, ये नाम याद रखना। श्रीजा अकुला जो है, इन्होंने हाल ही में 22वीं रैंकिंग प्राप्त की है विश्व में टेबल टेनिस में। टेबल टेनिस समझते हो ना, एक टेबल होती है, उसके ऊपर टक टक खेलते हैं, ठीक है, वो वाले टेबल टेनिस, ठीक है। तो 2 बार की भारतीय राष्ट्रीय चैंपियन रही हैं। इनको 2022 में अर्जुन पुरस्कार मिला, और 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने मिश्रित युगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक भी जीता था। तो वर्तमान में ये सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त करने वाली बन गई है। तो ऐसे प्रश्न भी अक्सर आते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की नवी अध्यक्ष कौन बनी? बहुत अच्छा प्रश्न है और पूछे जाने योग्य है, इंपॉर्टेंट भी है। विजया रहाटकर को बनाया गया है। क्या बनाया गया? राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष। तो विजया रहाटकर इससे पहले महाराष्ट्र राज्य में महिला आयोग की अध्यक्ष थी, बहुत उन्होंने काम किए। उसके बाद अब उन्हें रेखा शर्मा के स्थान पर, रेखा शर्मा की जगह पर इनको अब अध्यक्ष बनाया गया। तो पूछ लेंगे किसके स्थान पर बनाया? रेखा शर्मा के स्थान पर। क्या होता है महिला आयोग? महिला आयोग बना हमारा जनवरी 1992 में, ठीक है। एक अधिनियम संसद ने पारित किया था 1990 में, और उसके अधीन इसको निकाय को निर्धारित गठित किया गया है, ठीक है। और इसमें 3 वर्ष की कार्यवधि होती है। राष्ट्रीय महिला आयोग में एक अध्यक्ष होता है, 5 अन्य सदस्य होते हैं, और एक सदस्य सचिव होता है। मतलब एक अध्यक्ष और 5 सदस्य। सदस्य सचिव अलग होता है, सदस्य सचिव को मत काउंट करो, वो कोई अधिकारी को ही लगाया जाता है, ठीक है। ये महिलाओं से संबंधित जो मुद्दे हैं, जैसे कि, हाँ, जैसे कि अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में एक महिला के साथ बलात्कार की घटना हुई, और उनका जो रेजिडेंट डॉक्टर थी, तो उस घटना को महिला आयोग ने मुखरता से उठाया। तो ऐसे मुद्दों को देखती है जो महिलाओं से संबंधित मुद्दे होते हैं। हाल ही में भारत द्वारा कौन सी एक परमाणु पनडुब्बी लॉन्च की गई? आंसर होगा S4 स्टार, ठीक है। परमाणु पनडुब्बियां क्या होती है? मतलब जो परमाणु ऊर्जा से संचालित होता है। वो पनडुब्बियां किस किस से संचालित हो सकती है? डीजल से संचालित हो सकती है, या फिर परमाणु ऊर्जा से। डीजल से संचालित होने वाली पनडुब्बियां जो होती है, उनको बार बार बाहर आना पड़ता है। किस लिए? फ्यूल के लिए नहीं, सांस लेने के लिए। भाई डीजल जलेगा तो उसको, हाँ, तो ऐसे में उसको क्या करना पड़ता है? बार बार बाहर आना पड़ता है, ठीक है। और परमाणु ऊर्जा की बात करें तो परमाणु ऊर्जा में तो थोड़ा भी दहन अगर होता है तो बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो वो लंबे समय तक अंदर चल पाती है। अब जो डीजल वाली होती है, इन्हीं के लिए हमारे यहाँ पर AIP टेक्नोलॉजी डेवलप की गई थी, एयर इंडिपेंडेंट ब्रीदिंग, ठीक है, प्रपल्शन ब्रीदिंग ब्रीदिंग।
मतलब लंबे समय तक हमारी जो पनडुब्बियां हैं डीजल वाली, उनको पानी में रखने के लिए। तो ये टेक्नोलॉजी कोई पूछ ले आपको कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन ब्रीदिंग जो है ये क्या है, तो आप बता सकते हो ना क्या है ये। मतलब हमारी जो पनडुब्बियां हैं डीजल वाली, उनको पानी में रखने के लिए है। परमाणु पनडुब्बियों की अगर हम बात करें तो हमारी पहली परमाणु पनडुब्बी हमने विदेशों से लीज पे ली थी, जिसका नाम था आईएनएस चक्र। उसको S1 नाम दिया था, वो अभी काम नहीं कर रही। उसके बाद में आईएनएस अरिहंत हमने स्वदेशी रूप से बनाई, जिसको नाम दिया S2। फिर आईएनएस अरिघाट अभी हाल ही में लॉन्च हुई थी, मतलब कार्यरत हो गई, सेवा में कमीशन कर दिया उसको। लॉन्चिंग अलग होता है, कमीशन। लॉन्चिंग मतलब बन गई है और बन करके टेस्टिंग के लिए लॉन्च कर दिया, वो लॉन्चिंग है। कमीशन का मतलब होता है उसको सेवा में ले लिया गया है, उसकी उसकी नौकरी पक्की हो गई है। तो आईएनएस अरिघात S3 है। आईएनएस अरिधमान S4 वो लॉन्च कर दी जा चुकी है, लेकिन अभी टेस्टिंग में है, समुद्र में घूम रही है, टेस्टिंग हो रही है उसकी। और यहाँ पर चौथी लॉन्च हुई है S4 स्टार। इसका नाम नहीं दिया गया अभी, क्या नाम होगा ये बाद में तय किया जाएगा। तो अभी हम क्या बोलेंगे इसको, S4 स्टार। ठीक है, तो एसएसबीएन क्या हो गया, न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे रहा? आंसर होगा, इसका तो दिमाग लगा के बता सकते हो, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक से सबसे ज्यादा तैराक हमारे निकल करके आते हैं। पणजी गोवा में आयोजन हुआ था प्रतियोगिता का। पैरा तैराकी समझ रहे हो क्या होता है? पैरा दिव्यांग, जो विकलांग होते हैं, दिव्यांग होते हैं, उनको ही पार्टिसिपेट करने का इसमें मौका मिलता है। पैरा ओलंपिक हो चाहे पैरा तैराकी, कोई सा भी जिसमें पैरा लग गया ना, मतलब दिव्यांगों की बात की जा रही है। ठीक है, तो 24वीं प्रतियोगिता पणजी गोवा में आयोजित हुई, कर्नाटक ने इसको जीता, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर रहा और राजस्थान तीसरे स्थान पर। तो ये ध्यान रखना कि राजस्थान तीसरे पर रहा है, ये भी पूछा जा सकता है। हाल ही में प्रकाशित माउंटेन्स मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर होगा M.K. रंजीत सिंह। M.K. रंजीत सिंह एक आईएएस ऑफिसर थे और बहुत अच्छे पर्यावरणविद हैं, जिन्होंने 1986 में जो हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जब बना था, उस अधिनियम को लिखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है पर्यावरण संरक्षण के बारे में, बार बार आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इस अधिनियम के माध्यम से विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां हैं उनके संरक्षण के उपाय किए गए। इसके अंतर्गत 6 अनुसूचियां हैं, जिनमें अलग अलग कैटेगरीज में जीवों को विभाजित किया गया है। और हमारे जितने भी जो नेशनल पार्क और ये सारे सब कुछ देखने को मिलते हैं ना, ये इसी अधिनियम के अंतर्गत हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, इस बुक के अंदर ज्यादातर जो दुर्गम प्रजातियां हैं उनकी जानकारी दी है, क्योंकि खुद को भी इनको काफी शौक था प्रजातियों के संरक्षण का। इसके अलावा इन्होंने मध्य प्रदेश में जो बारहसिंगा होता है उसके भी संरक्षण के लिए काम किया है। बारहसिंगा जानते हो ना, एक जीव होता है जिसके बहुत सारे सींग निकले होते हैं। हाँ, हाल ही में कौन सा राज्य दलित उपकोटा लागू करने वाला पहला राज्य बना है? आंसर होगा हरियाणा। तो हरियाणा में चुनाव हो चुके हैं, ठीक है, और उन्होंने दलित उपकोटा लागू कर दिया। ये क्या होता है? दरअसल अभी थोड़े दिनों पहले ही हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा एक वर्डिक्ट दिया गया था, जिसके अंतर्गत ये कहा गया था कि कोटे में भी कोटा लागू किया जा सकता है। अगर हम रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन में हमें कैसे रिजर्वेशन दिया गया है? हमें कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन दिया गया है, मतलब जैसे एससी कैटेगरी को इतना प्रतिशत रिजर्वेशन, एसटी कैटेगरी को इतना रिजर्वेशन, और उस कैटेगरी में सम्मिलित सभी जो जातियां वो समान रूप से उनका उपयोग कर सकती है। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है इन कैटेगरी में भी अब क्या है कि कुछ जातियों तो जो है वो आरक्षण का लाभ लेकर के आगे बढ़ चुकी हैं, और कुछ जातियां ऐसी है जो आरक्षण के लाभ से वंचित रह रही है। तो वो चाहते हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर 13% आरक्षण किसी जाति को दिया हुआ है, मान लो कि अगर एससी को किसी राज्य में 13% आरक्षण है, तो कह रहे हैं कि इस 13% का 5% आरक्षण हम किन्हीं विशेष जातियों के लिए जो उसी में है, मतलब मान लो इसमें 100 जातियां हैं किसी राज्य में एससी में, तो कह रहे हैं कि इनमें से इन 10 जातियों के लिए जो है ये 5% आरक्षण रिजर्व में रख दो, और बाकी जो बचा हुआ है उस पर ये सारी की सारी फाइट करेंगी, लेकिन ये 5% में केवल यही जातियां आएंगी। तो इसको क्या बोलेंगे? कोटे के अंदर भी कोटा, पहले ही कोटा है पूरे टोटल आरक्षण में से, ठीक है, और उसमें भी फिर आप 1% जो है कुछ विशेष जातियों के लिए जो उसी कोटे में सम्मिलित है
उनके लिए रख सकते हो। ये व्यवस्था कोटे के अंदर, कोटे की प्रणाली के अंतर्गत लागू हुई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। तो ये सारा मुद्दा हो गया। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणन दिया गया है? आंसर होगा मिस्र। मिस्र कौन सा है? जहां पिरामिड्स है, नील नदी के किनारे। नील नदी सुनी है ना? तो पिरामिड्स जिनमें क्या किया जाता था, मुर्दों को दफनाया जाता था लेप करके। तो आज भी हमें वहां से ममीज मिलती है देखने को। उस मिस्र देश की बात कर रहा हूँ। मिस्र देश कहां पर स्थित है? ये हमारा अफ्रीका है ना? तो ये आपका इजराइल वाला हिस्सा हो गया। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये पूरा का पूरा मिस्र का हिस्सा है। तो जो एक नहर लाल सागर से निकाली गई है, स्वेज नहर, उस पर किस देश का अधिकार है? मिस्र का। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको ये प्रमाण पत्र दिया है। मलेरिया क्या होता है? मलेरिया मच्छरों के काटने से होता है। एनाफ्लीज जो मच्छर है वो काटता है, तब जाकर लोगों को मलेरिया होता है। हाँ, मादा एनाफ्लीज, मादा ही काटेगी, मादा ही काटते हैं अक्सर, मैक्सिमम मादा मच्छरों के काटने से होते हैं। ठीक है चलो, हाल ही में आईटीयू कैलिडोस्कोप 2024 सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया? नई दिल्ली। नहीं, भारत मंडपम नई दिल्ली। तो भारत मंडपम एक विशेष स्थान है, ठीक है, जिसमें बहुत से सेमिनार्स इनका आयोजन होता है। आईटीयू क्या है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ठीक है, तो दूरसंचार संघ है ये। वहां पर इस प्रोग्राम को आयोजित किया गया। क्यों? ताकि नवाचार को और डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, तो अलग अलग सेक्टर्स हमारे, स्वास्थ्य के क्षेत्र हो, शिक्षा के क्षेत्र हो, इनमें कैसे हम डिजिटल चीजों का प्रयोग करते हुए इनको बढ़ा सकते हैं। जैसे टेलीकम्युनिकेशन शिक्षा के क्षेत्र में काम आ रहा है, नहीं आ रहा? आज अगर कैमरा से रिकॉर्डिंग होकर के लोगों तक पहुंच रहा है, तो क्यों हो पा रहा है? इसी वजह से हो रहा है ना? जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में टेलीमेडिसिन का प्रयोग किया जाता है, मतलब आप दूरस्थ बैठ करके भी जो है इलाज कर रहे हो लोगों का, देख रहे हो ना? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग्स होती है। तो ये सब चीजें हो रही हैं, उसमें कैसे नवाचारों को बढ़ावा दे सकते हैं, डिजिटल परिवर्तन को अडॉप्ट कर सकते हैं, ताकि एक सस्टेनेबल वर्ल्ड हमको मिल सके, उस पर बात की गई। हाल ही में 16वीं शताब्दी के राजा कृष्णदेवराय के शासनकाल के समय के तांबे के शिलालेख किस स्थान पर मिले हैं? तिरुवल्लुवर जिला, तमिलनाडु। क्या है ये? कृष्णदेवराय कौन है? विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य कब आया? 1336 ईस्वी में संगमा वंश के दो भाई हरिहर और बुक्का ने मिलकर के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और कृष्णदेवराय का काल कब का है? 1509 से 29। कैसे याद है? 12 दरअसल मान लो कि सांगा जब थे ना, तब विजयनगर में कृष्णदेवराय थे। इन्होंने एक बुक भी लिखी है, मुक्तयालद करके, है ना? हाँ, मुक्त मलयालम। तो तेलुगु भाषा के बहुत से कवि इनके दरबार में होते थे, जिनको अष्ट दिग्गज भी हम कहते हैं। ठीक है, बहुत से। और पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था आरएस प्रीलिम्स में, विजयनगर साम्राज्य से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो कौन सी नदियों के बीच में है? कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में। ठीक है, उस क्षेत्र में है। और लगभग रहा था कब तक ये? 1600 कुछ साल तक, मतलब 17वीं शताब्दी के बीच में जाकर के फिर नष्ट हो गया था। और इनका बहमनी साम्राज्य से लगातार संघर्ष रहा था। ठीक है, तो आसपास में इनके जो 5 साम्राज्य थे अलग अलग मुस्लिम साम्राज्य, उनसे इनका लगातार झड़प रहती थी। चलो, अच्छा, इनका एक स्थान है हम्पी, उसको विश्व धरोहर के रूप में दिया हुआ था। इनकी जो राजधानी थी विजयनगर की, ठीक है, वो अभी वर्तमान में हम्पी जो है, वहां पर इसके अवशेष हमको देखने मिलते हैं। और ये बहुत समृद्ध माना जाता है। पुर्तगाल और बाकी अन्य क्षेत्रों से यहाँ पर बहुत से यात्री भी आए हैं। ठीक है, खुद विजय इनके कृष्णदेव राय के समय में बहुत से यात्री आए हैं। 16वीं शताब्दी के तांबे के शिलालेख यहाँ से हमको मिले हैं, इसके बारे में मैंने बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस खिलाड़ी को आईसीसी महिला T20 के 2024 की सर्वश्रेष्ठ टीम में शामिल किया गया है? ठीक है, कौन है? हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर को 12 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया, क्योंकि इन्होंने 4 पारियों में 150 रन बनाए हैं। कप्तान किसको बनाया इसका? लारा वोलवार्ड, दक्षिण अफ्रीका की जो थी। तो जो उपविजेता टीम की कप्तान थी लारा, उसको इस आईसीसी T20 टीम का कप्तान बनाया गया। होता क्या है,
जब भी T20 या वनडे इस तरह के टूर्नामेंट होते हैं, उसके बाद सारे खिलाड़ियों में से मिलाकर एक सर्वश्रेष्ठ टीम बनाई जाती है। भाई यार ये टीम अगर होती ना तो ये डेफिनेटली विनर होती। तो जो सबसे बेस्ट प्रदर्शन करते हैं उन खिलाड़ियों को मिला करके और ये बनाया जाता है। हाल ही में लुओंग कुओंग को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? आंसर होगा वियतनाम। तो वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने कौन? लुओंग कुओंग। बस इतना सा याद रखना और कुछ नहीं। वियतनाम कहां पर है? दक्षिण पूर्व एशिया में। ज्यादा याद करोगे भूल जाओगे। हाल ही में अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम का तीसरा संस्करण कौन से विद्यालय में शुरू किया गया? ये शुरू किया गया एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में। ठीक है, एकलव्य विद्यालय कहाँ होते हैं हमारे? एकलव्य कौन थे? हाँ, जनजातीय क्षेत्रों में। ठीक है, नाम से ध्यान पता चल जाएगा। तो अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम दरअसल ट्राइबल एरिया के अंदर हमारे जो नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स है वो इसको स्पॉन्सर करती है और किसके? अमेजन के साथ में मिलकर के इस प्रोग्राम को चलाया जाता है। तो जो हमारे तीसरी से 8वीं तक के बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हैं, एकलव्य दरअसल आवासीय विद्यालय है, तो वहाँ पर आदिवासी बच्चे रहते भी हैं और पढ़ते भी हैं। ठीक है, और वहाँ पर इस प्रोग्राम को चलाया जा रहा है ताकि उन बच्चों में विज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़े, कोडिंग और कंप्यूटर से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन पर वो बात करें। हाल ही में सिम्बेक्स अभ्यास का आयोजन कौन से देशों के मध्य हुआ? सिम्बेक्स, सिंगापुर और भारत। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? सिंगापुर इंडिया बायलैटरल एक्सरसाइज, सिम्बेक्स। ठीक है, चलो। तो भारत और सिंगापुर के बीच में ये 31वां संस्करण था, 1994 से चल रहा है। पहले लॉयन किंग अभ्यास नाम था, अब क्या नाम हो गया इसका? सिम्बेक्स। कहां पर हुआ? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। 3 चीजें याद रखना, विशाखापत्तनम में हुआ, भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ और 1994 से आयोजित किया जा रहा है। और द्विपक्षीय है, मतलब 2 ही पक्षों में होता है। चलो, हाल ही में ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। ठीक है, इस सम्मेलन के अंतर्गत कौन से सेंटेंस जो हैं वो सत्य हैं? इसका आयोजन अक्टूबर 2024 में कजान, रूस में किया गया। आंसर सही है। साउथ अफ्रीका अगली 17वीं ब्रिक्स शिखर बैठक 2025 की मेजबानी करेगा? नहीं, ब्राजील करेगा। कौन करेगा? ब्राजील। ठीक है, सम्मेलन में ब्रिक्स अनाज विनियमन स्थापित करने की रूसी पहल का स्वागत किया गया। सही है। 2024 की थीम निष्पक्ष वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। ये भी सही है। 3 सेंटेंस सही है, 1 गलत है, तो क्या आएगा? केवल 3 इनमें से सही है, कोई से भी 3 हो सकते हैं। आंसर क्या होगा? केवल 3। यूपीएससी आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछता है, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि इनमें से एग्जैक्टली कौन कौन से सही है तो ही आंसर दे पाओगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं ब्रिक्स के बारे में। थोड़ा सा हम ब्रिक्स के बारे में भी जान लेते हैं। ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स और ब्रिक्स प्लस 2 चीजें हैं। ब्रिक्स के नाम में इसका नाम छुपा हुआ है। ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, एस से। ठीक है, ये 5 देश मिलकर के ब्रिक्स को बनाते हैं। तो सबसे पहले गोल्डमैन सैक्स ने जो है इसका नाम दिया था। पहले आरआईसी बना था, ठीक है, फिर उसके बाद बीआरआईसी बना और फिर बीआरआईसीएस बना। तो जिम ओ नील एक महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री थे, उन्होंने 2001 में उभरती हुई जो अर्थव्यवस्थाएं, जो विकासशील अर्थव्यवस्थाएं थी, उनको लेकर के ये नाम दिया था। बाद में इसका नाम ब्रिक्स पड़ गया। ठीक है, 2009 में 4 देशों की पहली बैठक हुई रूसी शहर यक्तिनबर्ग में, और फिर बाद में इसमें शामिल हो गया साउथ अफ्रीका। ठीक है, अगले ही साल। अभी हाल ही में 1 जनवरी 2024 को ईरान, सऊदी अरब, यूएई, मिस्र और इथोपिया 5 देश और सम्मिलित हुए हैं। तो अब ब्रिक्स में कितने देश हो गए? 10। सर एससीओ में कितने थे? 10। एससीओ में भी 10 है और ब्रिक्स में भी 10 है। एससीओ में नए कौन कौन आए? ईरान और बेलारूस। और यहां पर कौन कौन आए हैं? ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और इथोपिया। ठीक है, चलो, तो ये थोड़ा सा आप और देख लो कौन कौन से देश हैं। 5 तो हमारे पास है ही, रशिया है, चाइना है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है और ब्राजील है। इसके अलावा कौन कौन से आए? ईरान, ईरान कहां पर है? ये रहा। ठीक है, और मिस्र कहां है? मिस्र ये रहा। और हाँ, यूएई, यूएई कहां पर है? इस जगह पर कहीं पर पड़ता है। ठीक है, और इथोपिया, इथोपिया आपका यहां पड़ेगा। ठीक है, और एक क्या था? मिस्र,
मिस्र भी हो गया, सऊदी अरब, सऊदी अरब ये वाला, ठीक है, सऊदी अरब हो गया, संयुक्त अरब अमीरात हो गया, ओमान हो गया, ठीक है, और यमन हो गया। सऊदी अरब, यमन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। हाँ, यही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में इनकी भागीदारी को दिखाया हुआ है। खैर ये थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय मूल की पैम कोर को ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय बैंक हांगकांग और संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन के किस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति दी गई है? आंसर होगा मुख्य वित्तीय अधिकारी, ठीक है। तो पैम कोर भारतीय मूल की है, अगर आपको क्वेश्चन में कहीं दिख जाए पैम कोर तो समझ जाना कि इनको हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन में और ब्रिटिश ये ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय बैंक में क्या दिया गया है, नियुक्ति दी गई है। किस पद पर? मुख्य वित्तीय अधिकारी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीएफओ बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये पहली महिला है जो हमारे यहाँ से बनी है, इसलिए इनका नाम याद होना चाहिए, पैम कौर। हाल ही में कौन से मंत्रालय द्वारा 21वीं पशुधन जनगणना का शुभारंभ किया गया है? कौन करेगा जनगणना? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। तो अभी हमारे पास में 20वीं पशु गणना हुई थी 2019 में, ठीक है। और उसके बाद में अब 2024 में कौन सी गणना हो रही है? 21वीं जनगणना हो रही है। इसका जैसे ही आ जाएगा पशु गणना का, डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने को अगले हर एग्जाम में। पशुओं की जो आबादी होती है वो पशु गणना से ही हमको पता चलती है, ठीक है। चलो, तो इस बार की पशु गणना में कुछ नई चीजें हैं, जैसे कि लिंगवार भी पशुओं की जनसंख्या होगी, जैसे नर और मादा, इस तरह से भी पता चलेगा। अभी तक तो क्या बोलते थे, इतनी गायें हैं, बस 7.97 करोड़ गायें हैं, नहीं अब ऐसा नहीं होगा। गाय कितने हैं, बैल कितने हैं, ये भी पता चलेगा, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पुरुषों का महिलाओं का होता है ना जनगणना में, वैसे इनका ही पता चलने वाला है। बकरे कितने, बकरियां कितनी है वो पता चलेगा, मुर्गे कितनी है, मुर्गियां कितनी है वो पता चलेगा। पशु गणना में राज्य कर्मचारी आते हैं पूरे के पूरे, 200 करोड़ रुपए का खर्चा किया जाएगा सरकार के द्वारा, पूरा केंद्र सरकार उठाती है इसका खर्च, याद रखना 100%, राज्य सरकार का कोई योगदान नहीं। पशुधन की 15 प्रजातियां और जनगणना में पोल्ट्री पक्षी भी शामिल हैं, तो 15 प्रजाति अलग अलग, उनमें खच्चर हो गए, गाय हो गई, भैंस हो गया, ठीक है, और आपके ऊंट हो गए, घोड़े हो गए, सारे तरह के पशु शामिल होते हैं। ये डिजिटल रूप से तैयार की जाने वाली दूसरी जनगणना है, मतलब पिछली बार भी टैबलेट से हुई थी, अब की बार भी इसको डिजिटली किया जाएगा। हाल ही में नियुक्त न्यायमूर्ति संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के कौन से न्यायाधीश होंगे? 51 में, ठीक है। तो ये 11 नवंबर को बनेंगे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के स्थान पर, ठीक है, वो रिटायर होने वाले हैं, तो 51वें होंगे। इन्होंने क्या क्या काम किया? अनुच्छेद 370 को निरस्त करने वाले मुद्दे को सुना, चुनावी बांड योजना को अमान्य करने वाले मुद्दे को सुना, अपरिवर्तनीय विवाह विच्छेद के लिए तलाक के आदेश को इन्होंने सुना है, ठीक है। तो इन सब मुद्दों पे इन्होंने काम किया है। हाल ही में चर्चा में रही रानी रामपाल का संबंध कौन से खेल से है? रानी रामपाल हॉकी टीम की कप्तान रही है, ठीक है, याद रखना, अब आएगा ये भी क्वेश्चन। तो 254 मैच खेले और 120 इन्होंने गोल किए। सबसे बड़ा, टोक्यो ओलंपिक में सेमीफाइनल तक टीम को इन्होंने पहुंचाया था, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा, हालांकि हार का सामना करना पड़ा, लेकिन ये बहुत बड़ी इनकी उपलब्धि मानी जा सकती है। इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था 2020 में। हाल ही में दिवंगत रोहिणी गोडबोले का संबंध किस क्षेत्र से है? तो रोहिणी गोडबोले थी एक वैज्ञानिक, तो इनका संबंध विज्ञान से होगा। दरअसल इन्होंने बहुत से प्रोजेक्ट पर काम किया है इंटरनेशनल लेवल पर, भौतिकी विज्ञान की वैज्ञानिक है। जिनेवा में जो सर्न नामक इंस्टीट्यूट है, यूरोपियन परमाणु अनुसंधान संगठन, आपने सुना होगा 2012 में बोला गया था कि दुनिया खत्म होने वाली है, दरअसल सर्न उसी समय एक्टिव किया गया था। तो ये परमाणु के जो सबसे सूक्ष्मतम जो तत्व होते हैं उनकी खोज, जो हिग्स बोसोन कण है, उनकी खोज के लिए काम करने वाली एक लेबोरेटरी है, ठीक है, जिसमें बहुत तेजी से प्रकाश की गति पर इन कणों को मूवमेंट कराया जाता है और फिर होने वाले बदलावों को समझने की कोशिश की जाती है। तो सर्न वहां पर स्थित है और वहां पर इन्होंने काम किया है, ठीक है। इनको पद्मश्री मिला था 2019 में। हाल ही में मारिया कोरिना मचाडो और एडमंडो गोंजालेस को कौन सा पुरस्कार दिया गया? सखारोव पुरस्कार दिया गया। सखा, सखा कौन होते हैं? दोस्त। तो इसका संबंध है मानवाधिकार से, मतलब मानव अधिकार मतलब दोस्तों के अधिकार, इस तरह से जोड़ सकते हैं ना। तो सखारोव पुरस्कार दिया जाता है मानवाधिकार के लिए वकालत करने वाले लोगों को, यूरोपीय संसद देती है।
दो लोगों को दिया है, मारिया कोरिना मचाडो और एडमंडो गोंजालेस उरुटिया को। नाम याद करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन याद करना पड़ेगा। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू अंतरिक्ष क्षेत्र में संबंधित उद्यम पूंजी कोष पहल का कार्यान्वयन किस एजेंसी द्वारा किया जाएगा? तो क्या है कि सरकार लगातार स्पेस के सेक्टर में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट कंपनियां आए, स्टार्टअप आए। अभी तक इसरो काम करता था, इंटरनेशनल इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। धीरे धीरे सरकार ने क्या किया, NSIL बनाया, अभी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इन स्पेस बनाया। उनके माध्यम से सरकार क्या कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके और अब निजी क्षेत्र की भागीदारी अंतरिक्ष में बढ़े। इसी के लिए अभी हमने इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का भी निर्माण किया था, एसोसिएशन ISA, इंडियन स्पेस एसोसिएशन, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियों को, बड़े बड़े जो स्टेक होल्डर है उनको लिया गया है। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है ये कौन लॉन्च करेगा? इन स्पेस। ठीक है, इन स्पेस के माध्यम से इसको लिया जाएगा। एक पूरा कोष है, मतलब उसमें कुछ पैसा फंडिंग सरकार करेगी और वहां से वो पैसा स्टार्टअप्स को दिया जाएगा जो भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करेंगे। कुछ भी काम कर सकते हैं, उपग्रह बना सकते हैं, लॉन्चिंग व्हीकल्स बना सकते हैं। बहुत सारे स्टार्टअप्स तो अभी भी काम कर रहे हैं। स्पेस किड्स इंडिया हो गया। ठीक है, और कुछ नाम याद है? स्टार्टअप्स के नाम याद नहीं है कुछ भी? चलो कल याद करके आना। तो उद्यम पूंजी कोष पहल के माध्यम से इन स्टार्टअप्स को मदद की जाएगी। 1000 करोड़ रुपए का ये फंड होने वाला है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सेंटर फॉर जेनरेटिव AI सृजन केंद्र की स्थापना किस संस्थान में की जाएगी? IIT जोधपुर। ठीक है, जेनरेटिव AI क्या होती है? वो AI जो कुछ जनरेट करती है। AI क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इसका मतलब है कि जैसे हम, हमारे दिमाग में जो स्टोरेज चीजें हैं, जो भी जानकारी है, उसका प्रयोग करके समाधान निकालने का प्रयास करते हैं ना, वैसे ही मशीनों में भी क्या होता है, मशीनों को जो डेटा इकट्ठा होता जा रहा है हमारा, हम रोज सर्च करते हैं, सब करते हैं, वो डेटा नेट पे कहीं ना कहीं इकट्ठा होता है। उस डेटा से उनको लर्निंग कराया जाता है, उनको सिखाया जाता है मशीनों को। ठीक है, और मशीनें जब सीखती है तो उसके बाद में वो उपलब्ध डेटा में से नए आंसर्स देने की कोशिश करती है। इस नए आंसर देने की तकनीक को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो मशीनें सोचना शुरू कर देती है हमारी तरह। जैसे हम भी कैसे जवाब दे पाते हैं? हमारे पास जो दिमाग में उसी डेटा के आधार पर तो जवाब देंगे। अब मैं कलर अगर 7 ही जानता हूँ तो 7 ही कलर बताऊंगा, 8वां थोड़ी बता सकता हूँ। समझ रहे हो? मैंने लड़का देखा है, लड़की देखा है, या ट्रांसजेंडर देखा है, चौथा कुछ देखा ही नहीं, तो कैसे बताऊंगा? जबरदस्ती कल्पना थोड़ी कर सकता हूँ। सेम टू सेम मशीन भी करती है। अब क्या होता है कि मशीनें धीरे धीरे जनरेट करने लगती है। जैसे कि आपने कुछ पूछा, हे सिरी करते हैं ना हम, या फिर एलेक्सा, गूगल, ये सब AI पर काम कर रहे हैं। लेकिन अब आजकल कुछ ऐसे चैट GPT जैसे कुछ बहुत सी चीजें आ गई हैं, जिनको आप बोलोगे कि मुझे UPSC का पेपर बना के दो मॉडल, तो वो क्या करेगा, उपलब्ध डेटा में से मॉडल पेपर बना के दे देगा। तुम बोलोगे कि मुझे एक फोटो चाहिए जिसमें एक लड़की चांद को देख रही है, तो उसके पास उपलब्ध डेटा में से फोटो जनरेट कर देगा। तुम बोलोगे एक वीडियो बनाकर दो जिसमें एक बच्चा फुटबॉल खेल रहा है, तो वो बहुत सारे ऐसे वीडियोस का एनालिसिस करेगा जो पहले से अवेलेबल है फुटबॉल खेलते हुए बच्चे के, उनमें से कुछ मिक्स करके और दे देगा। ये जेनरेटिव AI है। समझे जेनरेटिव AI क्या है? मतलब जहां पर दृश्य, दृश्य मतलब होता है विजुअल, श्रव्य ऑडिबल, मतलब कोई गाना बना दिया, कुछ और बना दिया, ये टेक्स्ट, इनका जनरेशन अगर AI कर रही है तो वो जेनरेटिव AI है। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? हाँ, जैसे आजकल गूगल पे जेमिनी AI का ऊपर ही आ जाता है, कुछ भी सर्च करोगे तो जेमिनी AI ऑटोमेटिकली आपको पूरा दे देता है ना। ये सब ये जेनरेटिव है सब। ये अभी क्या है, फ्री है, थोड़े दिनों में पेड हो जाएंगे। अभी तो टेस्टिंग कर रहे हैं, फिर अगर आपको यूज करना है तो पेमेंट करो तब जाके यूज करो। तो IIT जोधपुर में इंडिया AI और मेटा ने मिलकर के इसको शुरू किया है। इंडिया AI क्या है? AI फॉर इंडिया। इंडिया AI एक प्लेटफॉर्म है जो भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया ताकि हमारे देश में AI के क्षेत्र में रिसर्च को बढ़ावा दिया जा सके। और मेटा आप सभी जानती हैं, मेटा क्या है? पेरेंट कंपनी है फेसबुक की। ठीक है, नया नाम है फेसबुक का। तो इसमें जो युवा डेवलपर्स हैं उनको बुलाया जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि तुम कुछ चीजें डेवलप करो और उन डेवलप्ड चीजों का उपयोग करके
और हम हमारे देश को बेहतर सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं आने वाले टाइम में, ताकि टेक्नोलॉजिकली हम एडवांस रहें, पीछे ना हो। ये नहीं कि हम विदेश से आउटसोर्स कर रहे हैं हर चीज को, वो काम नहीं होना चाहिए। पीएम यशस्वी योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा की गई है? आंसर क्या होगा? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। तो जो अल्पसंख्यक हमारे जितनी भी योजनाएं हैं और जितनी भी हमारे जो पिछड़े वर्गों के लिए योजनाएं चलती है, वो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के अंतर्गत होती है। और जो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की योजनाएं, उन सबको एक जगह करने का काम इस योजना में किया गया है। तो जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में चलती थी, ठीक है, डी नोटिफाइड जो ट्राइबल्स होती थी उनके लिए जो प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति थी, उन सबको अब एक ही योजना में कर दिया, जिसका नाम है पीएम यशस्वी योजना। तो कहीं से भी पीएम यशस्वी योजना दिख जाए तो समझ लेना कि जो भी हमारे जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए जो छात्रवृत्ति चलती है वो सारी योजनाएं इसमें सम्मिलित कर दी गई है। कैटेगरीज भी कुछ दे रखी है इसमें अलग अलग, जैसे प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, टॉप क्लास स्कूली शिक्षा, टॉप क्लास कॉलेज शिक्षा और छात्रावास निर्माण, ये सारी योजनाएं अब इसमें सम्मिलित हो गई है। तो पीएम यशस्वी योजना का नाम एटलीस्ट दिमाग में होना चाहिए किससे जुड़ा है। हाल ही में कृत्रिम गर्भाधान से जन्म लेने वाला पहला ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चूजा किस प्रजनन केंद्र द्वारा विकसित किया है? मैंने डाला था ग्रुप पे भी आपको, ठीक है। तो सुधासरी जैसलमेर में है ये। गोडावण को बोलते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और हमारा राज्य पक्षी भी है। राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है? गोडावण या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो 2013 से ही सरकार इसको संरक्षित करने के लिए एक प्रोग्राम चला रही है। 5 जून 2013 को ये प्रोग्राम शुरू किया था, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट कब से शुरू किया गया? 5 जून से, ठीक है, ध्यान रखना। और इसके अंतर्गत क्या किया है? कृत्रिम गर्भाधान मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया गया। मतलब डायरेक्टली इनके बीच में किसी तरह का संबंध न बनाने की बजाय सीधा जो है वहां से क्या लिया गया? सीमन लिया गया और उसको स्टोरेज करके और फिर वहां से लेबोरेटरी में उसका गर्भाधान कराया गया, जो मादा थी उसका, और इस तरह से, हाँ, टेस्ट ट्यूब बेबी की तरह, ठीक है। तो ये नहीं, टेस्ट ट्यूब बेबी में तो बाहर ही होता है, मतलब मादा से अंडा लेकर के, नर से सीमन लेकर के और उनको जोड़ा जाता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है? इसमें सीमन लेकर, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में होता है ना, इंसेमिनेशन किया जाता है, कृत्रिम गर्भाधान वाला जो किया जाता है, डॉक्टर्स आते हैं अपने साथ सीमन लेके आते हैं और डायरेक्टली इंजेक्शन के माध्यम से ही गर्भाधान हो जाता है, वो वाला कार्य। तो यहाँ सेम टू सेम वो किया है। तो ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से जो भी प्रजनन होता है वो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन यहाँ समस्या हो रही है कि गोडाउनों की संख्या कम होती जा रही है। तो इसलिए हमको एक्स सीटू कंजर्वेशन करना पड़ रहा है। एक होता है इन सीटू, एक होता है एक्स सीटू। इन सीटू मतलब कोई जीव जिस माहौल में रहता है वहीं पर उसका प्रजनन। जैसे बाघ है तो पार्क बना दिया, नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व बना दिया, और वहां पर वो प्रजनन कर रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है, इन सीटू हो गया, स्वस्थानिक। लेकिन चिड़ियाघर में ले गए या ब्रीडिंग सेंटर पे ले गए और वहां पर प्रजनन हो रहा है, वो हो गया बहिर्स्थानिक। तो किसी भी जीव को अगर उसके प्राकृतिक आवास में रख करके कोई काम करा रहे हो तो वो स्वस्थानीय है, और अगर उसको वहां से निकाल करके कृत्रिम स्थान पर ले जा करके वहां पर उसको हैचिंग और ये सब करा रहे हैं तो वो बहिर्स्थानिक है, ठीक है। इस एक्स सीटू और इन सीटू। उर्मिला चौधरी जिन्होंने हाल ही में ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियन अवार्ड जीता, किस देश से संबंधित है? नेपाल की है। चौधरी हर जगह मिलते हैं, ठीक है। तो ग्लोबल एंटी रेसिज्म अवार्ड इनको दिया गया है। इन्होंने नस्लवाद के खिलाफ, रेसिज्म किसको बोलते हैं? नस्लवाद। नस्ल क्या होती है? रेस, प्रजाति, नस्ल। हाँ, जैसे दक्षिण भारत के काले हैं, उत्तर भारत के गोरे थे, रेस है रेसिज्म। जैसे यूरोपियंस रेसिज्म करते हैं, ठीक है, वो होता है रेस। मतलब बनावट, चेहरे की बनावट अलग है, थोड़ा होठ मोटे हो सकते हैं, पतले हो सकते हैं, निग्रो हो गए, तो ये रेसिज्म है, ठीक है। तो इन्होंने लड़ाई लड़ी है और ऐसे समुदाय जो वहां रेसिज्म के भुक्तभोगी उनके लिए काम किया है। चलो, तो ये थे कुछ करंट अफेयर्स 7 दिन के। बहुत सारे हो गए क्या? बहुत ज्यादा हो गए? ठीक है, चलो, ठीक है।